नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास ऑनलाइन स्टडी ऐप पर। हम लोग बातचीत कर रहे हैं जो पेपर सॉल्यूशन है उसके ऊपर। हम लोग यहाँ पर आप लोग सामने देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। 13 जो मार्च को हमने पेपर लिया था उसका L2 का जो SST का पेपर है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। तो देखिए, चर्चा करते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है कि व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी परीक्षण विधि को पहचानिए। यानी यहाँ पर जो विधियां दे रखी है, इन विधियों में से प्रक्षेपी विधि कौन सी है, इसको आपको यहाँ पर पहचानना है। तो देखिए, साक्षात्कार जो है वो अप्रक्षेपी विधि है, ठीक है। शब्द साहचर्य जो है वो प्रक्षेपी विधि है। व्यक्तित्व जो अध्ययन होता है वो भी कैसी विधि है, अप्रक्षेपी विधि है। और चेक लिस्ट भी अप्रक्षेपी विधि है। तो इसका जवाब है शब्द साहचर्य परीक्षण। यानी शब्द साहचर्य जो परीक्षण है वो प्रक्षेपी विधि होती है, FWAT। आप लोग जानते हैं क्या है ये, FWAT। और FWAT जो है वो प्रक्षेपी विधि होती है। अब यार दोस्तों, यहाँ पर TAT परीक्षण में कार्ड की संख्या होती है। कार्डों की संख्या कितनी है? अब आप यहाँ पर देखते हैं कि टोटल जो कार्ड होते हैं वो 30 + 1 होता है। यानी 30 चित्रित कार्ड होते हैं और एक ब्लैंक कार्ड होता है। तो टोटल कार्ड कितने होते हैं? 31 होते हैं। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन में दोनों है, 30 भी है और 31 भी है। जब दोनों आपके पास है तो इसका जो जवाब होगा वो होगा 31। लेकिन अगर मान लीजिए किसी प्रश्न में आपके पास 31 ऑप्शन नहीं होगा तो फिर आप इसका जवाब कितना करेंगे? 30 करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये एक जो कार्ड होता है ये ऑप्शनल होता है, ब्लैंक होता है। आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, आप चाहे तो काम में लें और चाहे तो काम में ना लें, ठीक है। तो इसका जो जवाब है वो 31 है। अब आया शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र यहां पर पूछा है। तो शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है वो स्नायु मंडल भी होता है, मांसपेशियों की वृद्धि भी होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो भी शारीरिक विकास में आता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अब आए कि बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। देखिए, बात हो रही है सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। तो आप लोग जानते हैं कि 3 वर्ष की जो एज है उसमें सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। वास्तविक रूप में 3 साल का बच्चा घर से बाहर निकलता है और गली के जो दूसरे बच्चे होते हैं उनके साथ में खेलना शुरू करता है और वहीं से उसका सामाजिक विकास प्रारंभ होता है। तो उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए, यहाँ पर पूर्व जो बाल्यावस्था है वो इसका जवाब है। अब पूर्व बाल्यावस्था इसका जवाब क्यों है वो सुन लीजिए। आप लोग जानते पूर्व बाल्यावस्था 2 से लेकर के और 6 वर्ष तक होती है। तो देखिए यहाँ पर 3 वर्ष किस में आ रहा है? 3 वर्ष 2 से 6 वर्ष के बीच में आता है। तो इसका जो जवाब है वो है आपका ये। अब देखिए आगे हम चर्चा करें अगले प्रश्न के ऊपर। तो अगला प्रश्न है विकास खालिस्तान से और चलता है। तो आप जानते हो ये विकास का जो सिद्धांत है, अभिवृद्धि और विकास की जो सिद्धांत है उससे प्रश्न होता है। और आप लोग जानते हो विकास क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। यानी पहले सामान्य और सामान्य से क्या होगा? विशेष की ओर होगा। तो देखिए यहाँ पर जवाब लिखा है सामान्य विशिष्ट होता है। तो पहले सामान्य, सामान्य से क्या होगा? विशिष्ट। अब आया कि बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ऐसा किसने कहा है? यानी बुद्धि पर वंशानुक्रम का विकास होता है, ये किसका विचार है? तो आप लोग जानते हैं सीधा सा गाल्टन का विचार होता है। अब आया कि मानवीय विकास में आनुवांशिकता परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर से रहती है जबकि आनुवांशिकता का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है, ये ठीक नहीं है। व्यवहारवाद के सिद्धांत प्राय मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित होते हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। भारत सरकार की वेदात्मक क्षतिपूर्वक संबंध नीति मानवीय विकास में प्रकृति की भूमिका पर आधारित है। तो देखिए इसका जो जवाब है वो अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो इसका जवाब ये है कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील होता है, बदलता रहता है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है। देखो दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आपको इस स्टेटमेंट में जो बात लिखी है उसके आधार पर जवाब देना है। आपको यहाँ सिंपल जवाब नहीं देना है, ये जो यहाँ पर सिंगल कोट में जो बात लिखी है इसको देख करके आपको जवाब देना है। क्योंकि इस प्रश्न को लेकर के आप लोगों ने काफी इसके ऊपर आपत्ति दर्ज करवाई थी। तो मैं आपको यहाँ पर अच्छी तरह से समझा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर इसका जो मतलब है वो ये जो कोटेशन यहाँ पे दे रखा है, जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है उस स्टेटमेंट को ध्यान में रख करके आपको जवाब देना है। तो किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। ये कथन है, ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध सिद्ध कर सकते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है।
ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। तो यस, ये जो कथन है वो सही है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जो आनुवंशिक संरचना होती है वो बहुत प्रबल होती है। बीज जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है, एनवायरमेंट का प्रभाव बाद में पड़ेगा। हालांकि भूमिका दोनों की होती है, लेकिन ये जो कोटेशन आपको यहां पर दिया गया, ये स्टेटमेंट जिससे आपको यहां पर बाउंड किया गया, उसके अकॉर्डिंग इसका जवाब ये होगा। ठीक है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन है, तो ये कैसा होगा? अभ्यस्तता होगा। ठीक है, फिर है अधिगम एक प्रविधि है तथ्यों को याद करने की, पाठ्यपुस्तक में दिए गए विषयों को याद करने की, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की या परीक्षा की तैयारी की। तो देखिए अधिगम प्रविधि है अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में परिवर्तन, उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। बिल्कुल, इसको कभी भी अधिगम नहीं कहा जाता है। देखिए इसको ऐसे समझिए, परिपक्वता के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन अधिगम नहीं होते हैं, लेकिन अधिगम के लिए परिपक्वता का होना आवश्यक होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहां पर बताऊं, कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको वक्त आने पर हम अपने आप खुद ब खुद सीख जाते हैं, हमें कोई नहीं सिखाते, तो वो अधिगम की श्रेणी में शामिल नहीं होते, बल्कि वो परिपक्वता के कारण व्यवहार में होने वाले परिवर्तन होते हैं। तो परिपक्वता के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होगा वो कभी भी अधिगम की श्रेणी में शामिल नहीं होगा। अब आया निम्न कौन सा अधिगम का एक थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित प्राथमिक नियम है। कैसा नियम पूछ रहा है? ये प्राथमिक नियम यानी मुख्य नियम पूछ रहा है। तो देखो सादृश्यता नियम गौण नियम है, आत्मीकरण भी गौण नियम है, मनोवृत्ति का नियम भी गौण नियम है। मुख्य जो नियम है वो कौन सा है? अभ्यास का नियम। ठीक है, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को कहा जाता है। तो इस प्रकार का अनुकरण आप लोग जानते हैं क्या कहलाता है? सामाजिक अधिगम कहलाता है। अल्बर्ट बांडुरा का जो कॉन्सेप्ट है वो सामाजिक अधिगम है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। कोलर ये सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है, संज्ञानात्मक संकारीय परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। देखो इसमें दो चीजें हैं, 3 भी है और 4 भी है, लेकिन जब संज्ञानात्मक संकारीय है तो परिस्थिति विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण अपने आप उसमें शामिल होता है। आप लोग जानते हो जो संज्ञान है वो 3 क्रियाओं का योग होता है। एक प्रत्यक्षीकरण होता है, ठीक है, प्रत्यक्षीकरण संज्ञान में शामिल होता है। एक संवेदना होता है, पहला होता है संवेदना और दूसरा होता है प्रत्यक्षीकरण और तीसरा होता है अवबोध या फिर संप्रत्यय। तो जब प्रत्यक्षीकरण संज्ञान को लेंगे तो प्रत्यक्षीकरण अपने आप इसमें क्या हो जाएगा? इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अब आया शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की व्यक्तिगतता के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन निधि एल्गोरिदम का अधिकतर प्रयोग करना, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध करवाना। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा? विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियां उपलब्ध करवाना, ये इसका जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ बात हो रही है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की, तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हर व्यक्ति क्या होगा? अलग अलग होगा, तो उसके अकॉर्डिंग इसका जो जवाब है वो ये होगा। फिर आया दोस्तों यहाँ पर विद्यालय यात्रा पर जाने के लिए पोती को अपने पिता से बहस करते हुए देखकर दादी कहती है, तुम अच्छी लड़की की तरह आज्ञाकारी क्यों नहीं हो? तुम लड़कों की तरह व्यवहार करोगी तो तुमसे कौन शादी करेगा? ये कथन निम्नलिखित में से किसको प्रतिबिंबित करता है? तो लिंग समरूपता, लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, लड़की के लिंग की गलत पहचान, बच्चे के पालन पोषण में परिवार की कठिनाइयां। तो देखो यहाँ पर क्या है? लड़कियों और लड़कों के स्वभाव के बारे में रूढ़िबद्ध धारणा, ये इसका जवाब है दोस्तों। ठीक है, अब चलते हैं, देखिए आगे अगले प्रश्न पे हम बात करें। तो अगला जो प्रश्न है वो है सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? देखो दोस्तों, आपसे पूछा जाए अचेतन का संप्रत्यय तब तो क्या होगा? तब तो होगा फ्राइड। लेकिन आपसे पूछा गया सामूहिक अचेतन, तो सामूहिक अचेतन का जो संप्रत्यय है वो दिया फ्राइड के शिष्य युंग ने। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहा जाता है? ये नैतिकता वाली भुजा कह रहा है, तो नैतिकता वाली भुजा क्या होती है? सुपर ईगो होता है, पराहम होता है। बुद्धि का तल मौलिक मॉडल किसने दिया? तो आप लोग जानते हैं जीएफ और जीसी वाली थ्योरी है ये, जीएफ और जीसी। तो जीएफ और जीसी किसका है? कैटल का है। तो इसका जवाब क्या है? कैटल। अब देखिए शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था कौन सी हो सकती है? जिनमें शारीरिक गतिक बुद्धि होती है तो शल्य चिकित्सक जो है उनमें शारीरिक गति होगी। आप जानते हो वाचक, राजनीतिक और कवि ये सब किस बुद्धि में? भाषात्मक बुद्धि में आते हैं।
अब आए सिजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं। अब यहाँ पे फिर से एक मतभेद आया था दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सिजोइड जो होता है वो व्यक्तित्व का प्रकार होता है, और यहाँ पर व्यक्तित्व शब्द कहीं पर नहीं लिखा। अगर लिखा होता कि सिजोइड व्यक्तित्व में किस प्रकार के बालक आते हैं, यहाँ पर व्यक्तित्व नहीं लिखा है, इसका जवाब क्या हो गया, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर लिखा होता कि सिजोइड व्यक्तित्व में किस प्रकार के बालक आते हैं तो दुबले पतले लंबे। ठीक है, फिर है जिन बालकों की बुद्धि औसत से कम होती है और समाजिक व्यवहार संबंधी अक्षमताएं पाई जाती हैं, उन्हें किस श्रेणी में रखा जाएगा। देखो क्या लिखा है, औसत से कम है, तो फिर वो कैसा बालक होगा, वो मंद बुद्धि या मानसिक विकलांग बालक होगा। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। निम्न में से कौन से स्वलीनता के लक्षण है। स्वलीनता यानी कि ऑटिज्म की बात हो रही है, तो ऑटिज्म जो है उसके लक्षण क्या है, देखो, कमजोर सामाजिक व्यवहार, ठीक है, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण, उपयुक्त सभी, ये सभी जो है वो इस स्वलीनता के लक्षण होते हैं। आप लोग जानते हैं स्वलीनता एक डिसऑर्डर होता है, ठीक है, और इसमें संज्ञान, सामाजिक व्यवहार, ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया, संप्रेषण, ये सारी चीजें प्रभावित होती है। इससे पीड़ित बच्चा किसी प्रकार का कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं करता है, एनवायरमेंट के साथ भी कोई इंटरेक्शन नहीं करता है, वो चुपचाप अपने में ही खोया हुआ रहता है। एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती हैं, इस प्रकार का बच्चा प्रदर्शित करता है। अब देखो इसमें इंग्लिश जो वर्जन है उसको देख करके आपको यहां पर निर्णय लेना है। हिंदी में जब देखते हैं तो अधिगम कठिनाई भी लिखते हैं, अधिगम असक्ता भी लिखते हैं, अधिगम अक्षमता भी लिखते हैं, लेकिन वर्ड यहां पर देखो क्या लिखा है, लर्निंग डिसएबिलिटी, तो ये लर्निंग डिसएबिलिटी होती है। ठीक है, किस क्षेत्र में मनोविज्ञान को स्थापित करने के कारण किसे प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। हाँ, तो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है, E.L. थॉर्नडाइक। ठीक है, E.L. थॉर्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। बालक बालिकाओं में लैंगिक चेतना एवं लैंगिक विभिन्नता का प्रकटीकरण होता है। लैंगिक चेतना और लैंगिक विभिन्नता का प्रकटीकरण होता है, कब प्रकटीकरण होता है, ऐसा यहाँ पर प्रश्न है। तो देखिए लैंगिक विभिन्नता का जो प्रकटीकरण होता है वो होता है 9 से 10वें वर्ष में लैंगिक जो है उसका प्रकटीकरण यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे हम बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न है कि 1954 में लखनऊ रेलवे स्टेशन पर भेड़िया बालक रामू और 1920 में भेड़िए की मां से मिली 2 लड़कियां अमला और कमला भेड़िए की तरह चिल्लाते, हाथ पैर दोनों से चलते थे, पानी को चाटते थे, उपयुक्त उदाहरण स्थापित करता है। विकास में वंशानुक्रम के महत्व को, विकास में वातावरण के महत्व को, वातावरण वंशानुक्रम दोनों के महत्व को, दोनों के महत्व को नहीं, तो विकास में वातावरण का जो महत्व है उसको प्रदर्शित करते हैं। ये अमला और कमला जो लड़कियां हैं इनको पैदा होने के साथ ही जंगल में छोड़ दिया गया। ठीक है, अब जब जंगल में छोड़ दिया गया तो इनका जो शारीरिक विकास है वो जंगली जानवरों की भांति हुआ, शारीरिक जो क्रियाएं वो भी जंगली जानवरों की भांति हुई, तो विकास में वातावरण के महत्व को प्रदर्शित करता है ये। अब आया स्मृति द्वारा विगत अनुभवों का ज्यों का त्यों प्रस्तुत नहीं करके एक नवीन कम या नवीनता के साथ प्रस्तुत करता है, तो ऐसी कल्पना कहलाती है। स्मृति द्वारा बात हो रही है यहाँ पर, ज्यों का त्यों। ठीक है, तो ये पुनरुत्पादक कल्पना कहलाती है। आप लोग जानते हो 2 भागों में बांटा था, उत्पादक और पुनरुत्पादक, तो इसका जो जवाब है वो यहां पर क्या होगा, वो यहां पर होगा उत्पादक। स्मृति द्वारा विगत अनुभव का ज्यों का त्यों प्रस्तुत नहीं करके, हाँ, ज्यों का त्यों प्रस्तुत नहीं करके एक नवीन कम या फिर नवीनता के साथ प्रस्तुत करता है, तो ये क्या होगी, ये उत्पादक होगी। और ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर रहा है तो फिर पुनरुत्पादक होगी। ठीक है, आरटी 2009 के किस अध्याय में समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य का निर्धारण किया गया है। ठीक है, कौन से अध्याय में निर्धारण किया गया है, तो देखिए इसका जो जवाब है वो अध्याय 3 जो है उसमें इसका निर्धारण किया गया है। एनसीईआरटी ने विभिन्न कक्षाओं के लिए विषयवार अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन निर्धारित किए हैं, तो किस में निर्धारित किए हैं, ये इसका जवाब है। तो ये जवाब क्या है, इसका जवाब है अधिगम प्रतिफल के रूप में, यानी जो लर्निंग आउटकम्स है वही क्या है, वही यहाँ पर क्या है, विभिन्न कक्षाओं के लिए विषयवार अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो बच्चों देखें पहला प्रश्न दिया अपना, निम्न में से किस विकल्प में क्रमशः तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द दिए हुए हैं। तो बच्चों देखें पहला विकल्प दिया है आराम, खेत, झोंपड़ी, औरत। दूसरा दिया है दूर, खेत, तेंदुआ, साबुन। तीसरा विकल्प है इष्टिका, खिड़की, भीड़, काजू। चौथा है अमृत, आम, कारतूस, बाप। तो क्रमशः पहला तत्सम बताना है। तत्सम क्या आराम है, क्या दूर है, या इष्टिका है, या अमृत है।
अमृत भी है, स्त्रिका भी है। इसमें दूर शब्द की बात करें और आराम, तो इनमें दूर, दूसरा विकल्प दिया तद्भव, खेत भी तद्भव है। देशज तेंदुआ शब्द, विदेशज साबुन शब्द। तो बच्चों यहां पर विकल्प जो है हमारा 2 हो जाएगा। दूसरा विकल्प दूर, खेत, तेंदुआ और साबुन। अगला प्रश्न दिया, आजकल बीमारियां बहुत फैल रही हैं, वाक्य में प्रयुक्त बीमारियां शब्द में संज्ञा कौन सा है? तो बच्चों ये आपको जैसे मालूम ही है, बहुवचन आते ही जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। तो यहां पर विकल्प दिया है व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक और समुदायवाचक। तो बच्चों यहां विकल्प हमारा बहुवचन होने के कारण हम इसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अगला प्रश्न दिया है, आप भला तो जग भला वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम कौन सा है? आप भला तो जग भला, प्रश्न दिया है आप भला तो जग भला। तो इसमें देखें बच्चों, आप शब्द जो है इसी के अंदर आपको बताना है। आप भी हम 3 जगह प्रयुक्त करते हैं। आप मध्यम पुरुषवाचक में भी आता है, आप अन्य पुरुषवाचक में भी आता है, आप निजवाचक में भी आता है। तो बच्चों यहां आप स्वयं का बोध करवा रहा है। स्वयं का बोध जब आता है वो निजवाचक में आता है कि व्यक्ति खुद भला होगा तो संसार स्वतः ही भला हो जाएगा। तो यहां आपका शब्द स्वयं के रूप में व्यक्त होने के कारण हम इसे निजवाचक पुरुषवाचक, निजवाचक जो सर्वनाम है उसमें शामिल करेंगे। अगला प्रश्न हमारा आता है, निम्न में से किस विकल्प में गुणबोधक या गुणवाचक जो विशेषण है उसका प्रयोग किया गया है? गुणवाचक विशेषण की बात करें तो बच्चों देखें विकल्प दिया है खट्टा आचार, खट्टा आचार, भला आदमी, मीठा फल, उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सा विकल्प होगा? तो बच्चों खट्टा आचार, भला आदमी, मीठा फल, उपयुक्त सभी, इसमें अगर हम बात करें तो बच्चों सभी के अंदर आपको जैसे बताया था कि जो विशेषता बता रहा हो, आचार की विशेषता खट्टा बता रहा है, आदमी की विशेषता भला बता रहा है, फल की विशेषता गुण के रूप में मीठा बता रहा है। तो यहां पर बच्चों उपयुक्त सभी इसका विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 35वां कि निम्न में से संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, असुमेलित पूछा है, आपसे ये नहीं पूछा गलत कौन सा, असुमेलित पूछा है। जैसे रमा धन ईश, रमेश, गुण संधि हो जाएगी। जगत धन ईश्वर, जगदीश्वर, ये अपने व्यंजन संधि होगी। उत धन श्रृंखल, उच्छृंखल, ये भी व्यंजन संधि है। मरुत धन हारिणी, मरुधारिणी, ये भी व्यंजन संधि है। तो बच्चों देखें 35 नंबर जो है इसमें ये 3 हमारे व्यंजन संधि के उदाहरण हैं और ये 1 हमारा स्वर संधि का उदाहरण है। तो असुमेलित जो पूछा तो पहला विकल्प हो जाएगा हमारा कौन सा? रमेश। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न दिया है निम्न में से किस विकल्प में केवल द्विगु समास है? कौन सा? द्विगु समास। दशानन, त्रिनेत्र, तिराहा और त्रिफला। तो बच्चों यहां हम बात करते हैं कि आपको बताया था विकल्प द्विगु समास होता है, इसमें प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची। तो बच्चों यहां आपको सभी संख्यावाची एक प्रकार से नजर आ रहे हैं। 10 भी नजर आ रहा है, 3 भी नजर आ रहा है, यहां भी 3 और यहां भी 3। लेकिन बच्चों ऐसे शब्द जहां पर बहुव्रीहि समास भी साथ में आते हों तो प्राथमिकता बहुव्रीहि समास को दी जाती है। तो यहां पर 10 आनंद का समूह नहीं कहा जाता, यहां पर 10 है आनंद, जिसकी वह है रावण के लिए, त्रिनेत्र भगवान शिव के लिए। इसी प्रकार से त्रिफला एक औषधि के रूप में व्यक्त किया जाता है। तिराहा 3 राहों का समाहार यहां व्यक्त किया जाता है। तो ये द्विगु समास का उदाहरण तीसरा विकल्प होगा। अगला प्रश्न दिया है किस विकल्प में संदिग्ध वर्तमान काल का प्रयोग हुआ है? किस विकल्प में संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल की बात कर रहे हैं? तो पहला विकल्प दिया है अब वह बेमौत मरेगा। पंडित जी स्नान कर रहे हैं, पंडित जी आते होंगे,
पंडित जी ने अधिक खाया होगा। तो बच्चों यहां संदिग्ध का मतलब होता है जिसमें संदेह बना हुआ हो। क्या बना हो? संदेह है। और बच्चों इसमें पहचान के रूप में बताया है क्रिया के अंत में होगा, होगी या होंगे जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जैसे तीसरा है विकल्प, पंडित जी आते होंगे, ता है, ती है, ते है वर्तमान के रूप में, और होगा, होगी, होंगे उसमें संदेह का बोध करवा देता है। तो संदिग्ध वर्तमान काल यहाँ विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो बच्चों देखें यहां प्रश्न दिया है, विशेषण के जिस रूप से दो वस्तुओं में से किसी एक गुण की अधिकता या न्यूनता सूचित की जाती है वह कौन सी अवस्था होती है। यानी विशेषण की यहां पर अवस्था के आधार पर भेद की बात कर रहे हैं, जहां पर तीन भेद होते हैं, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, उत्तम अवस्था। जहां सामान्य बात कही जाती है, सामान्य रूप से बात कही जाती है जिसमें किसी प्रकार से तुलना का बोध नहीं होता, वो मूल अवस्था। दो के मध्य तुलना की जाती है, चाहे वो सकारात्मक और नकारात्मक किसी भी रूप में, पक्ष विपक्ष में कैसे भी कही जाए, वो उत्तर अवस्था होती है। वो सबसे अगर उसकी तुलना की जाती है तो वो उत्तम अवस्था। तो यहां पर हमने बात की है दो वस्तुओं की, तो यहां पर उत्तर अवस्था यहां इसका विकल्प हो जाएगा। निम्न में से अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है। समुच्चय बोधक व्यधिकरण की बात करते हैं बच्चों, एक होता है समानाधिकरण, दूसरा होता है व्यधिकरण। समानाधिकरण में संयोजक शब्द आते हैं, विभाजक शब्द आते हैं, ऐसे शब्द भी आते हैं जिनमें विरोध प्रदर्शन हो रहा हो, किंतु, परंतु, बल्कि, लेकिन यहां पर बात करते हैं व्यधिकरण, क्योंकि समानाधिकरण वाले हैं वो संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, और व्यधिकरण वाले किस में आते हैं, मिश्रित या आश्रित वाक्य जो होते हैं उनमें। और इनमें जैसे पहला विकल्प दिया, राम और श्याम मित्र हैं, या और शब्द आया है, उसने मेहनत की अतः वह सफल हो गया। बाप रे उस कमरे में तो सांप है, यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी सहायता करता। व्यधिकरण में यदि, यद्यपि जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो इसमें पूछा है समुच्चय बोधक कौन सा, यदि के बारे में जानना चाहा है कि व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है। तो विकल्प यहां पर 4 हो जाएगा, यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी सहायता करता। अगला प्रश्न दिया है, वह लड़का जो कल यहां आया था कोरोना संक्रमित था। इस वाक्य में प्रधान उपवाक्य का चयन कीजिए। प्रधान उपवाक्य की बात कर रहे हैं, तो बच्चों देखें इसमें बात कर रहे हैं कि प्रधान उपवाक्य कौन सा होगा, वह लड़का। प्रधान उपवाक्य का मतलब यहां पर आ गया कि अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित हो, अन्य उपवाक्य उस पर क्या हो, आश्रित हो। तो आश्रित होने की जब बात कही जाती है वो किस में आएगा, क्या यहां वह लड़का जो कल यहां आया था कोरोना संक्रमित था। अब यहां पर बात आ रही है वह लड़का जो कल यहां आया था, जो शब्दांश से या समुच्चय बोधक शब्दों से अगर इनकी शुरुआत होती है तो वो उपवाक्य होते हैं, और आश्रित उपवाक्यों की बात करते हैं। वहां जो कल यहां आया था, किसकी बात कर रहे हैं, लड़का के, कोरोना संक्रमित था। तो यहां वह लड़का कोरोना संक्रमित था, क्या उसको माने, वह लड़का क्या इसको माने। पूछा क्या, प्रधान उपवाक्य जिस पर आश्रित हो अन्य उपवाक्य। जो कल यहां आया था वह लड़का कोरोना संक्रमित था, कोरोना संक्रमित था। तो यहां पर बच्चों विकल्प आएगा वह लड़का, क्योंकि यहां जो यहां कल आया था किसके बारे में बात कही जा रही है, ये है अन्य उपवाक्य, और ये लड़के के बारे में बात की जा रही है, और लड़के का विस्तार यहां पर बता दिया गया। इसके संदर्भ में उस लड़के की विशेषता ये भी, तो ये दोनों साथ में सम्मिलित होकर आ जाएंगे। वह लड़का कोरोना संक्रमित था, जो कल आया था, ये आश्रित किसमें, वह लड़का जो कोरोना संक्रमित था। तो यहां पर विकल्प आपका 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से किस विकल्प में संस्कृत के मूल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। मूल उपसर्ग की बात कहें तो बच्चों देखें, सज्जन, अधोगति, स्वार्थ, नियम, यहां इनका अगर हम संधि विच्छेद भी करें या उपसर्ग प्रत्यय की छटनी करते हैं
तो सज्जन में तो सत उपसर्ग आ जाएगा, अधोगति में अधय उपसर्ग आ जाएगा, और स्वार्थ में स्व आ जाएगा, और नियम में नी आ जाएगा। लेकिन यहां पर हम बात करें मूल उपसर्ग यानी मुख्य उपसर्ग की बात करते हैं तो नी उपसर्ग यहां जुड़ा हुआ, तो नियम शब्द इस विकल्प का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न दिया है कि किस विकल्प में अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय, अपत्यय का मतलब होता है जहां प्रत्यय लगने से संतान का बोध हो या कुल या वंश की बात करें उसका बोध होता हो, तो कौन सा आता है? अपत्यवाचक। जैसे हमने लिखा पौत्र, पौत्र, पुत्र में हमने यहां पर पूछा है अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है, यह ध्यान रखना। पुत्र में यदि हमने अ प्रत्यय लगाया तो पुत्र की संतान का बोध हो गया, शब्द क्या बन गया? पौत्र। सौर, सूर्य शब्द यानी सूर्य को बोलते हैं, उसमें यदि हमने अ प्रत्यय लगाया, अ प्रत्यय, तो वहां उ औ में बदल जाता है। ये नियम आपको प्रत्यय में समझाया हुआ है, तो सौर। और इसमें यदि हम कहें वाल्मीकि, तो वल्मीक शब्द जो होता है जिसको दिमक या चीटी कहते हैं, इसमें ई प्रत्यय लगा तो वाल्मीकि बना, अर्थात वाल्मीकि संतान के रूप में कहें, या दिमक चीटियों ने जब वाल्मीकि के शरीर में अपना वास बना लिया था उसके आधार पर उनको वाल्मीकि कहा गया, क्योंकि इनसे पहले इनका नाम जो था रत्ना, जो एक डाकू के रूप में थे। तो यहां पर डिबिया शब्द जो है ये बचता है। डिबिया, डिब्बा शब्द में या प्रत्यय लगने से ये वस्तु जो बड़ी है डिब्बा, उसको बड़ी वस्तु को छोटे रूप में व्यक्त करता है, तो वो डिब्बा डिबिया बन गया, इसलिए इसको ऊनतावाचक कहा जाता है। ये ऊनतावाचक का उदाहरण है डिबिया। अगला प्रश्न देखें। निम्न में से ये प्रत्यय का प्रयोग किसमें नहीं हुआ? किसका प्रत्यय? ये प्रत्यय जो दिया है इसका प्रयोग नहीं हुआ है, हमें ये बताना है। तो बच्चों देखें, हम यहां बात करेंगे पाणिनीय, विचारणीय, मानवीय, भवदीय। क्या इनमें ये प्रत्यय किस में लगा है, किस में नहीं लगा है, इसकी बात करें तो पाणिनीय में ये लगा, और मानव में ये लगा, भवद में ये लगा। यहां पर विचारणीय नहीं, विचार है, विचार में ये लग जाता है। यहां पर विचार शब्द अलग है और इसमें नीय लगा, तो नीय प्रत्यय के रूप में नहीं लगा, तो यहां पर ये नहीं, नए शब्द अलग आ गया, इसकी वजह से ये विकल्प हमारा हो जाएगा। यहां पर तो पाणिनि में ये लगा है, मानवीय, मानव में, भवत में ये, भवदीय, लेकिन विचारणीय शब्द जो हैं इसमें ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ, इसलिए विकल्प हमारा 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। निम्न में से अर्ध विसर्ग का चयन कीजिए। तो यहां पर पहला जो विकल्प दिया है जिसमें हम चिन्ह की बात करें, पुनरुक्ति चिन्ह। दूसरा विकल्प दिया है ये अर्धविराम चिन्ह, ये विसर्ग चिन्ह आ गया। और उसके बाद में चौथा जो पूछा अर्ध विसर्ग के रूप में, तो विकल्प ये बचता है 4 नंबर, जो हमारा उत्तर हो जाएगा अर्ध विसर्ग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग वाचक हैं? सभी शब्द स्त्रीलिंग वाचक है, ये बताना है। भीड़, फौज, प्रजा, सरकार। भीड़, फौज, प्रजा, सरकार। अगला विकल्प देखें। समिति, झुंड, मंडली, सेना। अगला प्रश्न विकल्प दिया है लता, ढाणी, गाय, नगर। चौथा विकल्प है सभा, ईंट, पत्थर, एकता। तो बच्चों कई बार ऐसे शब्द आते हैं तो उनमें आप वाक्य में प्रयोग करके देख लें, आपको इसका जवाब मिल जाता है। भीड़ आ गई, फौज चली गई, प्रजा बैठी है या प्रजा जा चुकी है, सरकार बन गई। तो इन सभी में प्रयोग किया, स्त्रीलिंग शब्दों के मुताबिक इसका प्रयोग हो चुका। समिति स्त्रीलिंग है, झुंड पुल्लिंग है, पशुओं का झुंड आ रहा है। मंडली स्त्रीलिंग है, सेना स्त्रीलिंग है, यहां पर तो झुंड पुल्लिंग हो गया। लता, ढाणी, गाय स्त्रीलिंग, नगर पुल्लिंग हो गया। सभा
ईंट, पत्थर, एकता। पत्थर यहां पुल्लिंग है, लेकिन हमने पूछा सभी शब्द स्त्रीलिंग हो, वो पहला विकल्प हो जाएगा। हमारा पहला विकल्प इसका उत्तर है। 46वें प्रश्न की तरफ देखें, किस विकल्प में सही लिंग परिवर्तन हुआ है? नेता से नेति, गलत है, नेता से नेत्री बनेगा। दूसरा है सर्प से सापिन, जी नहीं, सर्पिणी बनेगा। खटमल, नर खटमल नहीं, मादा खटमल होगा। खटमल अपने आप में एक पुल्लिंग है, तो यहां क्या हो जाएगा? मादा खटमल, मादा खटमल। महान से महती, बिल्कुल सही है। तो प्रश्न हमारा पूछा गया था सही लिंग परिवर्तन बताना है, तो चौथा विकल्प यहां हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, विद्यार्थी शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? तो यहां पर देखें बच्चों, विद्यार्थी, ये आपको नियम बताया गया था कि आकारांत शब्द जो होता है पुल्लिंग शब्द, उसके अतिरिक्त, आकारांत के अतिरिक्त अन्य सभी पुल्लिंग शब्द जो होते हैं बिना विभक्ति चिन्ह के बहुवचन में हम उनको नहीं बदलते हैं, वो दोनों स्थितियों में समान रहते हैं। तो यहां जैसे विद्यार्थी वाक्य में प्रयोग करेंगे तो दोनों जगह एक वचन और बहुवचन के रूप में आते हैं। विद्यार्थी आ गया, विद्यार्थी आ गए। यदि आप उसको केवल ही बहुवचन के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं तो इसमें आपको विभक्ति चिन्ह यानी परसर्ग का प्रयोग करना पड़ेगा। तो वहां बन जाएगा विद्यार्थियों ने, क्या बन जाएगा? विद्यार्थियों ने, या को, से, कोई भी परसर्ग लगा सकते हैं, कारक चिन्ह लगा सकते हैं, तब वो बहुवचन बनता है। लेकिन जब विभक्ति चिन्ह नहीं है तो उसको हम एक प्रकार से बहुवचन और एकवचन दोनों में शामिल करते हैं और प्राथमिकता वहां पर बहुवचन को दी जाती है। तो विद्यार्थी, विद्यार्थियों, अब यहां पर कोई कारक चिन्ह लगा देते तो ये बहुवचन बन जाता। विद्यार्थी गण, ये गण भी लगता है बच्चों, लेकिन जब विद्यार्थी गण की बात करते हैं तो दीर्घ मात्रा ह्रस्व हो जाती है, तो हम यहां पर लिख देते विद्यार्थी गण। अगर इस तरीके से लिखा होता तो ये भी सही होता, लेकिन यहां मात्रा दीर्घ है। विद्यार्थी, विद्यार्थी जन दोनों ने, तो जन के रूप में भी प्रयुक्त कर सकते हैं, लेकिन साथ में विद्यार्थी जोड़ दिया, इसलिए सही नहीं होगा। बचता है इसमें विकल्प पहला, विद्यार्थी, जो अपने आप में एक वचन बहुवचन दोनों में प्रयुक्त किया जाता है और यहां बहुवचन के रूप में ये हमारे सामने प्रयुक्त हुआ है। तो अगला विकल्प देखें, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? आंसू, होश, दर्शन, प्राण, भाग्य, हस्ताक्षर, ये सभी पुल्लिंग में आते हैं। सॉरी, बहुवचन में, वचन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये पूछ रहे हैं एक वचन में कौन सा आता है। तो आंसू भी बहुवचन, दर्शन भी बहुवचन, हस्ताक्षर भी बहुवचन। आंसू निकल पड़े, हम ये थोड़ी कहते हैं जी आंसू निकल पड़ा, क्योंकि दोनों आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो बहुवचन के रूप में। दर्शन, आपके दर्शन हो गए, हम ये नहीं कहते हैं जी आपका दर्शन हो गया, भगवान के दर्शन हो गए, आपके दर्शन हो गए। हस्ताक्षर, ये मेरे ही हस्ताक्षर हैं, यह मेरा हस्ताक्षर नहीं, ये मेरे ही हस्ताक्षर हैं। पुलिस आ गई, आ गए नहीं, तो यहां पर एक वचन पुलिस जो है हमारा विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 49 नंबर जो दिया है उसमें है, किस विकल्प में सही विलोम शब्द लिखा है? संश्लिष्ट, प्रश्न ध्यान से देखें, किस विकल्प में सही विलोम शब्द लिखा है? संश्लिष्ट, इसका दिया प्रश्लिष्ट, कदाचार, दुराचार। तीसरा विकल्प है विधुर, सधुर, ईषत, प्रचुर। तो बच्चों यहां संश्लिष्ट विश्लिष्ट के रूप में लिखते हैं, कदाचार का सदाचार के रूप में लिखते हैं। तो ये जो विकल्प विधुर, सधुर, ये भी क्या सही नहीं है। सही विकल्प मिलता है ईषत का प्रचुर, ईषत का प्रचुर। तो चौथा विकल्प हमारा यहां हो जाएगा। 50वां प्रश्न जो दिया है, निम्न में से शीघ्र नष्ट हो जाने वाले अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है? मुहावरा बताना जी, जिसका अर्थ होता है शीघ्र नष्ट हो जाने वाला। बालू की भीत उड़ाना, बालू की भीत उठाना,
गुल्लर का फूल होना ये नष्ट समाप्त होने के रूप में ही होता है, लेकिन शीघ्र नष्ट होने के रूप में बात कही जाए तो ओस का मोती होना, आंधी के आम होना, तो ओस का मोती होना तुरंत नष्ट हो जाने के रूप में होता है कि ओस मोती के समान नजर आते हैं, तुरंत ही समाप्त भी हो जाते हैं। तो विकल्प हमारा 2 हो जाएगा। निम्न में से नाटक शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? सर्वोत्तम विधि बतानी, कौन सी? नाटक की बतानी बच्चों, नाटक की सर्वोत्तम विधि। क्या कक्षा अभिनय विधि को इसमें शामिल करेंगे? क्या समवाय विधि को इसमें शामिल करेंगे? रंगमंचाभिनय विधि शामिल करेंगे? या आदर्श नाट्य विधि को इसमें शामिल किया जाएगा? तो बच्चों यहां पर जो विकल्प है हमारा 2 समवाय विधि के रूप में हम इसको शामिल कर देंगे। 52वां प्रश्न दिया है, प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत निम्न में से कौन से 2 कौशलों का विकास होता है? प्रत्यक्ष विधि में निम्न में से कौन से 2 कौशलों का विकास करेंगे? उन 2 कौशलों की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों ध्यान से देखें, क्या लिखना पढ़ना आता है, या उसमें सुनना बोलना आता है, या पढ़ना बोलना आता है, या सुनना व लिखना आता है? यहां बात करते हैं बच्चों हम कि प्रत्यक्ष विधि जिसकी बात करेंगे तो यहां सुनना और बोलना दोनों ही शामिल हो जाएंगे। सुनना और बोलना, प्रत्यक्ष रूप से सुनने और बोलने का काम होता है प्रत्यक्ष विधि में, इनको शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न देखें, 53 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्न में से व्याकरण शिक्षण की आधुनिक विधि कौन सी है? आधुनिक विधि की बात करें तो बच्चों आगमन विधि भी प्राचीन है, निगमन विधि भी प्राचीन है, प्रायण विधि भी प्राचीन है। आगमन निगमन विधि हमारी आधुनिक विधि है, जिसमें कभी उदाहरण देकर के नियम की तरफ चलते हैं, कभी नियम बता करके उदाहरण की तरफ चलते हैं। तो ये 53 नंबर का विकल्प नंबर 3 हमारा उत्तर हो जाएगा। आगमन विधि के सोपानों का सही क्रम बताएं। आगमन विधि के जो सोपान है उनका सही क्रम बताना है। नियम, प्रयोग, परीक्षण, सत्यापन। क्या पहले नियम आता है, फिर प्रयोग आता है, फिर परीक्षण, फिर सत्यापन, या पहले निरीक्षण होता है, फिर उदाहरण आता है, फिर प्रस्तुतिकरण आता है, फिर नियमीकरण होता है, फिर सत्यापन होता है, या फिर उदाहरण, फिर निरीक्षण, फिर सामान्यीकरण, फिर प्रयोग, या फिर इनमें से कोई नहीं? बच्चों इस सबसे पहले उदाहरण आता है, फिर उसका निरीक्षण किया जाता है, सामान्यीकरण होता है, फिर उसका हम प्रयोग कर देते हैं। तो विकल्प 3 यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखें, किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और बच्चे पौधे के समान हैं? तो बच्चों ये फ्रोबेल ने ऐसा कहा है, मोंटेन्सी ने भी नहीं कहा, मॉरिसन ने भी नहीं कहा, कोल्डवेल कुक ने भी कहा नहीं कहा। यहाँ पर विकल्प हमारा 1 हो जाएगा, फ्रोबेल। 56वां प्रश्न देखें, एक बालक जो हकलाकर बोलता है उसे वाचन दक्षता में निपुण करने के लिए निम्न में से कौन सा वाचन अधिक उपयुक्त होगा? एक बालक जो हकलाकर के बोलता है उसे वाचन दक्षता में निपुण करना है, यानी पढ़ने में, बोलने में, लेकिन यानी हकलाकर बोलता है लेकिन पढ़ने में, वांचने में, पढ़ने में जिसकी वाचन की बात करते हैं उसमें निपुण करने के लिए कौन सा वाचन हमें उपयुक्त शामिल करना पड़ेगा, जिससे वो बोलना सीख जाए, ढंग से पढ़ना सीख जाए, हकला करके अब नहीं बोले। तो उसकी बात करें तो बच्चों यहाँ पर क्या हम उसमें सामूहिक वाचन करवाएं तब सही रहेगा, या एकल वाचन करवाएं, या अनुकरण वाचन करवाएं, या फिर मौन वाचन करवाएं? तो बच्चों यहाँ पर सामूहिक वाचन जब करवाया जाता है वो बिल्कुल सही होता है। सामूहिक वाचन विकल्प 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। एक बालक जो हकलाकर बोलता है, एक बालक जो हकलाकर बोलता है उसे वाचन दक्षता में निपुण करवाने के लिए हमें सामूहिक वाचन करवाना पड़ता है, तब जाके वो सही हो जाता है जी। 57 नंबर प्रश्न देखें, लेखन कौशल का विकास होता है। लेखन कौशल यानी लिखने का जो काम है वो किस प्रकार से सही होता है? सुनने से, या देखने से, या अनुकरण करने से, या फिर अभ्यास करने से? तो बच्चों यहाँ तो अभ्यास जितना करेंगे उतनी ही हमें लेखन कौशल का विकास हो जाएगा। 58 नंबर में देखें, शिक्षण क्रियाओं तथा उद्देश्यों के आलेख को पाठ योजना कहते हैं। ये कथन किसका? ये कथन दिया है जी कि
शिक्षण प्रक्रियाओं तथा उद्देश्यों के आलेख को पाठ योजना कहते हैं। इस 58 नंबर प्रश्न का उत्तर है, ये कथन किसका है? क्या आईवी डेविस का है, क्या बोसिंग का है, या फिर कमला भाटिया का है, या बलदेव भाटिया का है? ये बच्चों यहाँ उत्तर बोसिंग का है। किसका है? बोसिंग। अगला प्रश्न देखें, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं है। क्या समाचार पत्र इसमें शामिल होते हैं या नहीं होते? क्या पत्रिका इसमें शामिल होती है या नहीं होती? विद्यालय मासिक पत्रिका यहाँ शामिल होती है या नहीं होती? या पाठ्य पुस्तक? बच्चों पाठ्य पुस्तक प्रिंट मीडिया में शामिल नहीं होती। 60वां प्रश्न देखें, 60वां प्रश्न दिया है, निम्न में से प्रक्षेपित सामग्री कौन सी है? बुलेटिन बोर्ड, या प्रतिमान, या फ्लैनल बोर्ड? ये फ्लैनल है जी, फ्लैनल बोर्ड, या फिर OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर? ओवरहेड प्रोजेक्टर कौन सा होगा? प्रक्षेपित सामग्री, बुलेटिन बोर्ड भी नहीं होता, प्रतिमान यानी नमूने जो होते हैं वो भी नहीं होते, फ्लैनल बोर्ड भी इसमें शामिल नहीं होता। उत्तर हो जाएगा हमारा OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर। OHP ये हमारी प्रक्षेपित सामग्री में शामिल होते हैं। पहला जो क्वेश्चन अपना वो है, इसमें अप्रोप्राइट आंसर बनेगा, वो बनेगा बाय बिगिनिंग सो अर्ली, ऐसा मानोगे, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नाइट्स रेस्ट आफ्टर कौन सा लिंकिंग डिवाइस काम में लेना? तो यहाँ पे आफ्टर आ जाएगा। एक है आल्सो फाइंड टाइम टू, ये अपने आप एक लिंकिंग डिवाइस है। स्ट्रीट्स के बाद में इन स्पाइट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? डिस्पाइट आएगा। ठीक है, स्ट्रीट डिस्पाइट ऑल हर एफर्ट्स टू अवॉइड हिम, ये बिंदु है। और इसमें क्या बैठेगा? प्रॉपर वे में क्या है? यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट का प्रयोग कर देंगे। ठीक है जी, ये आंसर थे इनके। पैसेज को पढ़ लेना, भली भांति एनालिसिस करोगे, इन्हीं नतीजों पर पहुंचोगे। अगला है मनोरमा एज वेल एज हर पेरेंट्स। एज वेल एज आता है, एंड नोट आता है, विद आता है, अलोंग विद, टुगेदर विद, अकम्पनीड बाई, रादर देन, बट, एक्सेप्ट और येट। इन शब्दों से अगर दो सब्जेक्ट अगर कनेक्ट होते हैं तो फिर वर्ब हमेशा फॉलो करती है पहले आने वाले सब्जेक्ट का। मनोरमा के अकॉर्डिंग वर्ब कैसे लगानी है? सिंगुलर लगानी है। सिंगुलर के रूप में अपन देखते हो सिर्फ एक ही वर्ब दे रखी है, कौन सी दे रखी है? इज दे रखी है। अप्रोप्राइट क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। वैसे और आता है, नोर आता है, या फिर ईदर और होता है, नीदर नोर होता है, नॉट ओनली बट आल्सो होता है। उनसे अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं तो वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट का फॉलो करती है। योर मदर क्या है? सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसे लगाओगे? सिंगुलर लगाओगे। ठीक है, वाक्य के भाव के अनुसार अगर अपन देखें तो सिंगुलर वर्ब के रूप में एक तो इज दे रखा है और एक क्या दे रखा है? हैज दे रखा है। इज के साथ वर्ब की कभी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं आती, ठीक है, और कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती तो वो कब आती है? कब आती है? जब वाक्य पैसिव वॉइस में है। जब ये पैसिव का भाव नहीं दे रहा है, एक्टिव का भाव दे रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे किसका प्रयोग करना पड़ेगा? आपको हैज का प्रयोग करना पड़ेगा। दूसरा, स्प्रेड एक ऐसी वर्ब है, हैज का प्रयोग करते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और स्प्रेड एक ऐसी वर्ब होती है जो तीनों फॉर्म के रूप में क्या होती है? सेम होती है। जैसे कट, पुट, सट, रीड आता है, रीड आता है, ठीक है, हार्ट आता है। वैसे अपन क्या बोल सकते हैं? स्प्लिट बोल सकते हैं, स्प्रेड बोल सकते हैं, क्विट आता है, ठीक है, एक्विट आता है, सॉरी क्विट, एक्विट नहीं, क्विट आता है। इसके अलावा बहुत सी आती है, कास्ट, कोस्ट, फोरकास्ट, टेलीकास्ट, होमकास्ट, ठीक है, सेट, सेड आता है, बिड आता है। इस प्रकार की बहुत सी वर्ब आती है जो तीनों फॉर्म के रूप में क्या रहती हैं? सेम रहती हैं। तो आपका अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा? इसमें हैज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच लिटरेरी टर्म इज यूज्ड इन द लाइन गिवन बिलो? ट्विल, स्पार्क, लाइक, स्टार। ठीक है, सिमिली जो होता है वो क्या होता है? दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके बीच में तुलना होती है, यानी इट इज ए कंपेरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यूजिंग एज, लाइक और देन। ठीक है, तो ट्विल, स्पार्कल, ठीक है, ये पार्ट दे रखा है, इसकी तुलना एक तरह से हो रही है किसके साथ? स्टार के साथ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा भाव हो गया? सिमिली का भाव हो गया, क्योंकि लाइक का यूज हो रहा है। लाइक का यूज होने पर, एज का यूज होने पर, देन का यूज होने पर भी एक बात जरूर ध्यान रखिए आप, ठीक है, कि वहाँ पे जो कंपेयर है, तुलना है, वो डिफरेंट दो ऑब्जेक्ट में या दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में होनी चाहिए। विद रोजी ड्रेस इज रेवन ड्रेस। इस वाक्य में देखो ड्रेस है, तो ड्रेस में देखो ए की साउंड आ रही है, ए का फोनेटिक सिंबल क्या होता है? ये हो गया। ठीक है, रेवन इसमें भी क्या आ रही है? ए की साउंड आ रही है। ट्रेस इसमें भी क्या आ रही है? ए की साउंड आ रही है। तो किसी भी शब्द के बीच में, वाक्य की शुरुआत में दो अथवा दो से अधिक वावल साउंड का रेपिटेशन जो होता है उसको हम एजोनेंस कहते हैं, एजोनेंस। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? एजोनेंस होगा। ठीक है, आगे देखो,
विच लिटरेरी टर्म इज यूज इन द लाइन गिवन बिलो, इस लाइन में जो कौन सी लिटरेरी टर्म जो है वो यूज हो रही है वो देखना। एक तो दे रखा है हमारे पास मैनी, ए, ठीक है, ए, ठीक है, मेड, मे, इस प्रकार से इसमें भी क्या जाएगा, एजोनेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, एजोनेंस होगा। लाइक दैट अपॉन दाई चिक, द लिटरेरी टर्म हियर यूज्ड इज लाइक दैट अपॉन दाई चिक, ठीक है, लाइक दैट अपॉन दाई चिक। यहाँ भी क्या है, ल जो है ना उसकी आवर्ती ना होकर यहाँ पे लाइक का यूज हो रहा है, और लाइक का यूज अगर हो रहा है तो फिर अंडरस्टूड है, ठीक है। लाइक का यूज अगर हो रहा है तो यहाँ पे भाव अपन जाने कि कौन सा पार्ट है, किस प्रकार का भाव होगा, तो यहाँ पे किसका होगा, सिमिली का होगा, ठीक है। तो सिमिली बोल दोगे, क्योंकि एज लाइक और देन होती है, तुलना दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के बीच में होती है, तो वहाँ पे क्या होगी, सिमिली होगी। आगे जानते हैं अपन, राइम स्कीम ऑफ द पोइम इज, ठीक है, 1 से 4 तक की जो लाइन है, ठीक है, पोइम वगैरह जो है उसकी राइम स्कीम क्या है, ठीक है। पोइम जो थी, ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है, इसके मैं वैसे लिख देता हूँ आपको, मैं आपके सामने। एक जो पार्ट है, पहली जो पंक्ति है उसमें लास्ट में दे रखा था फ्रिंज, क्या दे रखा था, फ्रिंज दे रखा था, ठीक है जी, फ्रिंज ऐसे। दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो पार्ट अपना फ्रिंज आ गया। सेकंड जो लाइन है, सेकंड जो लाइन है उसके अंतिम जो शब्द है उसमें दे रखा है स्टार, ठीक है, क्या दे रखा है, स्टार दे रखा है ऐसे, ठीक है। चौथा जो पार्ट है, तीसरा जो दूसरी जो पंक्ति उसका अंतिम जो वर्ड है उसमें दे रखा है ट्रेस, क्या है, ट्रेस, ठीक है, ये आ गया। और चौथा जो बिंदु है अपना वो दे रखा है दिलदार। तो यहाँ देखो फ्रिंज, इंज की साउंड आ रही है तो इसका मतलब ए हो गया, ये साउंड अलग है स्टार, ठीक है, तो इसका मतलब इसके लिए पार्ट क्या गया, बी आ गया। ये ट्रेस, एस की साउंड आ रही है तो इसका मतलब ये अलग है, तो क्या बोलोगे, सी। और ये है दिलदार, आर आर, और यहाँ भी आर आर, तो ये सेम उसी प्रकार से हो रहा है। इसकी राइम स्कीम होगी ए बी सी बी, जो ऑप्शन में डिजाइन नहीं की गई थी। ऑफलाइन स्टूडेंट जो है उनके यहाँ पे कुछ चेंज करवाया था हमने, ठीक है। तो जो है वो क्या था, ए बी सी बी, यानी डी की जगह किसका प्रयोग करना पड़ेगा, बी का प्रयोग करना पड़ेगा, ए बी सी बी, यही आंसर होगा। जबकि गलती से आंसर की में भी इसमें क्या माना गया था, ए बी माना गया था। सुधार करते हुए आप देख लेना इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए बी सी बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, माई क्लास टीचर टोल्ड मी दैट आई वर्क हार्ड, मेरे कक्षा शिक्षक जो अध्यापक है उसने मुझसे कहा कि मुझे कठिन परिश्रम करना चाहिए, किसका प्रयोग हो जाएगा, शुड का। सजेशन का बोध कराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, शुड का। इस वाक्य के भाव से आप जानोगे पोलाइट रिक्वेस्ट है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट का बोध कराने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वुड का प्रयोग करते हैं। एक दे रखा है इंस्टेड ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट ही फेल्ड, तो अप्रोप्रिएट आंसर होगा इसमें इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट आपका मतलब क्या होता है, के बावजूद भी, ठीक है। और अगर इन स्पाइट ऑफ ऑप्शन में अगर नहीं होता तो फिर क्या आता है, एक डिस्पाइट आता है। याद रखना, इन स्पाइट जो होता है उसके साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, डिस्पाइट के साथ हम किसी भी प्रिपरेशन का प्रयोग नहीं करते। वी ऑल डिटरमाइंड टू आवर लेजिटिमेट राइट्स, ये थोड़ा विवादास्पद क्वेश्चन अपना बता दूं। स्टैंड फॉर का मतलब होता किसी का अर्थ होना। स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे कि स्टैंड फॉर का प्रयोग करें या स्टैंड अप फॉर का प्रयोग करें। स्टैंड फॉर का मीनिंग होता है बर्दाश्त करना, सहन करना, ठीक है। या फिर क्या बोलेंगे अपन, दूसरा पार्ट बोल सकते हैं किसी का अर्थ होना, ठीक है, किसी का अर्थ होना, ठीक है। और मजबूरी में अपन ये भी कह सकते हैं कि लास्ट में अगर दोनों विकल्प के रूप में इसका यूज नहीं हो रहा तो अपन यूं भी कह सकते हैं किसी के पक्ष में होना, वो भी क्या होता है, स्टैंड फॉर होता है। स्टैंड अप फॉर जो होता है उसका मतलब होता है वो क्या होता है, किसी के पक्ष में खड़ा होना या किसी का समर्थन करना, किसी के पक्ष में होना। दोनों विकल्प हैं, वाक्य के भाव में यहाँ पे क्या है, समर्थन करना है, फिर पक्ष लेने के अर्थ में है। तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा, स्टैंड अप फॉर आएगा। अप्रोप्रिएट कौन सा होगा, स्टैंड अप फॉर आप बोलोगे तो आपका सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट है, विच मेथड इज वन ऑफ द ओल्ड मेथड इन इंग्लिश टीचिंग, निम्नलिखित में तो कौन सी बिंदु है, कौन सी मेथड है जो ओल्ड टीचिंग के रूप में आती है। बाइलिंगुअल मेथड, डॉक्टर वेस्ट मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये तीनों क्या न्यू मेथड है, तो डायरेक्ट मेथड आ जाएगा। और डायरेक्ट मेथड सिर्फ जो पुरानी मेथड आती है वो कौन सी आती है, जीटी मेथड, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड। कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग प्रमोट्स यूज ऑफ, कम्युनिकेटिव अप्रोच है सीएलटी जो है वो क्या करती है, किस चीज़ के शिक्षण जो है प्रयोग जो उसको क्या करती है, प्रमोट करती है। ग्रामर को नहीं करती, मदर टंग इसको भी नहीं करती। एक है कंप्यूटर एडेड लर्निंग, कंप्यूटर से एडेड जो लर्निंग है उसको प्रमोट करती है। कंप्यूटर
एडेड लर्निंग, ठीक है। नहीं साहब, ऐसा भी कोई मैटर नहीं है। लैंग्वेज है उसको क्या करती है, वो प्रमोट करती है। फॉर चिल्ड्रेन टू राइट ए स्मॉल स्टोरी विच वन इज नॉट रिक्वायर्ड। कोई भी बच्चा होता है उसको अपन कहेंगे एक छोटी सी कहानी लिखो, उसमें से कौन सी चीज़ है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, वो जानना है। ड्राइंग पेपर, ठीक है, एक तरह का पेन्स एंड पेंसिल्स, एक न्यूज पेपर एंड स्टोरी बुक्स, और एक तरह का वाटर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, ये बिंदु आ गया, ठीक है। वाटर की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, वही क्या होगा आपका आंसर होगा। सेल्फ असेसमेंट प्रमोट्स, इसके आंसर की में क्वेश्चन जो है ना ये गलत लगा रखा था, इसका आंसर 4 नंबर आएगा, ठीक है। ऑल ऑफ दीज ऐसा होगा, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट खुद का जो परीक्षण जो है वो प्रमोट करता है सेल्फ रिफ्लेक्शन को, क्रिटिकल थिंकिंग को, इंडिपेंडेंट लर्निंग को, तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, सारे के सारे क्या हैं, सही हैं। और एट प्राइमरी लेवल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंग्लिश शुड बी, प्राइमरी लेवल पे अंग्रेजी के उद्देश्य होने चाहिए टू एक्वांट स्टूडेंट्स विद इंग्लिश लैंग्वेज, बच्चे जो उनको अंग्रेजी से परिचय करवाएं। टू मेमोराइज इंग्लिश पोइम एंड राइम्स, बच्चे जो हैं उनकी अंग्रेजी की पोइम वगैरह होती हैं, फिर राइम वगैरह जो होती हैं उनको क्या करें, याद करवाएं। टू क्रिएट इंटरेस्ट फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, कि बच्चे जो हैं उनको अंग्रेजी सीखने के लिए क्या करें, आप इंटरेस्ट हम क्या करें, क्रिएट करें। स्पेलिंग वगैरह ठीक कर लेना। तो इसका मतलब सारे बिंदु इसमें क्या है, उपयोगी हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें 4 नंबर होगा। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी इन इंग्लिश टीचिंग इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी जो है अंग्रेजी में कौन सी क्वालिटीज को इंक्रीज करता है। एक्टिविटी का मतलब कोई भी काम करें, अपन एक्ट करते हैं किसी चीज को, तो क्या बोलोगे, सीधा सा आंसर तो बिल्कुल सरल है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द नॉट ए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, निम्नलिखित में कौन सा पार्ट जो ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, कंपोजिशन है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड आता है, ठीक है, ग्रामर मेथड आती है और ट्रांसलेशन मेथड आती है, सब ये पुरानी मेथड है। कंपोजिशन मेथड जो अपने आप में ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, ठीक है। आगे अपन देखते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज नोन बाई ऑरल ओरल अप्रोच, ठीक है। स्ट्रक्चरल अप्रोच जो होता है उसको अपन ऑरल ओरल अप्रोच भी कह सकते हैं। कोट इज फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, कोट को आप हिंदी में ऐसे लिख के देखिए, ऐसे इसको मात्राएं तोड़ लीजिए, कै प्लस औ, ठीक है, प्लस टे। अब इसको कर सकते हैं अपन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। अब कीजिए इसका ऐसे बना लो, काउट। देखो कौन से ऑप्शन में, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। 3 नंबर में है, ये क्या हो जाएगा आपका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। शोर जो होता है वो किस तरीके से होता है, ठीक है। ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत बने हुए हैं। शोर का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन इस तरीके से बनेगा, सु है, आपके पेपर में बिल्कुल सही है, देख लीजिए आप, ठीक है। कप जो उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कैसे बनता है, ये बनेगा, ठीक है। कै आधा ए और पे, ये क्या बनेगा इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। कैट का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऐसे बनता है, कै प्लस ए प्लस टे। तोड़ लीजिए आप इसको, कै, ठीक है, ए का सिंबल इस तरीके से होता है ए का, और टे का सिंबल ये बन गया, क्या बना दिया, कैट बना दिया। सिलेबल क्या है, स्मॉलर यूनिट ऑफ साउंड कंटेनिंग 1 वोवेल साउंड, कि कोई भी साउंड जो होती है उसके सबसे छोटी यूनिट होती है जिसमें 1 वोवेल का होना जरूरी होता है। एक दे रखा है, इन ए फॉरम वर्क इन विच लेक्सिकल आइटम्स आर फिटेड, कि कोई भी काम जो होता है उसमें क्या है, एक ही परिवार से रिलेटेड जो शब्द होते हैं उनको फिट कर सकते हैं। हैव नथिंग टू डू विच लेटरल और वर्ड और मीनिंग, जिसका कोई अर्थ नहीं निकले, वो बिंदु आ गया। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, ए स्मॉल यूनिट ऑफ साउंड कंटेनिंग 1 वावल साउंड, जो 1 वावल साउंड में लिखी जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, सिलेबल बोलते हैं, शब्द खंड बोलते हैं। एक शब्द होता है अलग अलग सिलेबल के रूप में यूज होता है, जैसे एक बार में उच्चारित किया जाने वाला मोनोसिलेबिक, 2 बार में उच्चारित किया जाने वाला बाइसिलेबिक, और 2 से अधिक बार में उच्चारित किया जाने वाला शब्द होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलीसिलेबिक बोलते हैं, ठीक है। तस्मिन् एव ग्रामे एका अपरा लोब्धः वृद्धः नविशत, तस्मिन् एव उसी ग्रामे गांव में एका एक अपरा दूसरी लोब्धा लोभी वृद्धा नविशत बुढ़िया रहती थी। उसी गांव में एक दूसरी वृद्धा औरत रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, और उसके भी एक कौन थी, पुत्री थी। ईर्ष्या से सात तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्यम ज्ञातवती, ईर्ष्या के कारण वह उस काक के रहस्य को जान गई। सूर्या तपे तंडुलान निक्षिप्य, सूर्य की धूप में तंडुलान चावलों को निक्षिप्य रख करके, तया अपि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, वह भी अपनी बेटी को रक्षा के लिए नियुक्त कर देती है। तथैव वैसे ही स्वर्ण पक्ष काकः, सोने की पंख वाला कौआ, तंडुलान भक्ष्यन, चावलों को खाते हुए, ताम अपि तत्र एव कार्यत, वह भी वैसा ही करती है और वैसा ही करता है। तत्र प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्ष्यन्ति, प्रातः सुबह तत्र वहाँ गत्वा जाकर के, और सा वह काकम निर्भर्ष्यन्ति भटकारती हुई प्रावोचत बोली
कि भो नीच काके है अरे नीच काक अहम आगता में आ गई, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रियच, मेरे चावलों का मूल्य लौटा। काको अब्रवीत, कौआ बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामी, मैं तुम्हें सीढ़ी से उतारता हूँ, चढ़ाता हूँ। और तत्कथय, तो कहिए, स्वर्ण मयम रजत मयम ताम्र मयम वा, तुम सोने की सीढ़ी से चढ़ोगी या तांबे की सीढ़ी से चढ़ोगी या चांदी की सीढ़ी से चढ़ोगी। तो गर्वितया बालिकाया प्रोक्तम, गर्वित बालिका बोली, स्वर्णमयेन सोपानेन, सोने से बनी हुई सीढ़ी से ही, अहम आगच्छामि, मैं आऊँगी। परम स्वर्ण काक है, लेकिन सोने के पंख वाला कौआ तत्कृते, उसको या उसके लिए, ताम्रमयम सोपानमेव प्रायच्छत, सोने की सीढ़ी से ही चढ़ाता है। और स्वर्ण काक है, ताम उसको, भोजनम अपि, भोजन बीज, ताम्र भाजने एवं कार्यत, तांबे के पात्र में ही करवाता है। अब यहाँ पर ये उदाहरण कह रहा है कि दीर्घ संधि उदाहरणम अस्ति, दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो दीर्घ संधि का जो उदाहरण है, एक तो दीर्घ संधि का उदाहरण तयापि बन जाएगा। दीर्घ संधि का उदाहरण हमको एक तो यहाँ पर लेना है तयापि, एक तो उदाहरण बन जाएगा तयापि और दूसरा बन जाएगा सूर्य तपे। इन दोनों में दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा, यानी कि तया प्लस अपि बन जाएगा और इसका एक बन जाएगा सूर्य प्लस आतपे, ये आतपे बन जाएगा। इन दोनों में जो राइट आंसर आ रहा है वह आ रहा है केवल 2 और 3। ज्ञातवती इत्यत्र कह प्रत्यय पदम प्रयुक्तम, ज्ञातवती में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो ज्ञातवती में कतवतु प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद में हमको यहाँ पर ज्ञा धातु के साथ में यदि कतवतु प्रत्यय पढ़ना पड़े तो ये बन जाएगा ज्ञातवत, ज्ञातवत, ये ज्ञातवान, ज्ञातवान और ये बन जाएगा ज्ञातवती बन जाएगा। ये इस प्रकार से बन जाता है। अगला सवाल बन के आता है सप्तमी विभक्ति एक वचने रूपम नास्ति, सप्तमी विभक्ति के एक वचन में रूप नहीं है। अब सप्तमी विभक्ति के एक वचन में रूप नहीं है, तस्मिन में सप्तमी आ गई, ग्रामे में सप्तमी आ गई और सूर्य तपे में सप्तमी आ गई। तंडुलान में नहीं है क्योंकि तंडुलान द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, इसलिए तंडुलान में सप्तमी विभक्ति नहीं है, द्वितीय का बहुवचन है। तंडुल है, तंडुलौ, तंडुलाह, तंडुलम, तंडुलौ, तंडुलान। आसीत इति पदम लट लकारे परिवर्तित, तो जो आसीत भूतकाल का है इसी के समान यहाँ प्रथम विभक्ति के क्षम्यता यहाँ पर लट लकार का और एक वचन है, तो यहाँ पर अस्थि क्या बन जाएगा? ये यहाँ पर अस्थि बन जाएगा इसका आंसर। स्वर्ण सोपानम इत्यस्मिन पदे कह समास प्रयुक्तम, स्वर्ण सोपानम सोने की सीढ़ी, तो जो सोने की सीढ़ी है ना, सोने से बनी हुई सीढ़ी, सोने की सीढ़ी, तो राइट आंसर क्या जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। सर्वे बालकाः मंडल निर्माणम, अब देखिएगा करिष्यते, सर्वे बालकाः बहुवचन में आया है, तो बहुवचन में आया तो ये द्विवचन वचन में आया है, ये एक वचन में आया है, ये सर्वे बालकाः है ना, तो ये आमी अहम के साथ में आएगा, लेकिन यहाँ पे बालकों के अनुसार आमी नहीं आएगा, तो ये बन जाएगा सर्वे बालका मंडल निर्माणम करिष्यन्ति, ये बन जाएगा सभी बालक समूह का निर्माण करेंगे, तो उचित पद यहां पर यही होगा करिष्यन्ति। अगला सवाल जानते हैं कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटे, यानी कि जल की बूंद गिरने से और यहाँ पर घड़ा क्या भर जाता है? पूरा भर जाता है। जल बिंदु निपातेन, जल की बूंद बूंद गिरने से, और ये बन जाता है क्रमशः, क्रमशः का मतलब है क्रम पूर्वक, पूर्यते पूरा भर जाता है, घटे घट। पश्यतु कथयतु च इति एव रूपेण अपि ज्ञायते, ऐसी कौन सी विधि है जो पश्यतु और कथयतु के नाम से जानी जाती है? तो पश्यतु कथयतु विधि कहा जाता है चित्र विधि को। आपने देखा होगा कि इस प्रकार से और एक ये चित्र बना दिया गया है, इस चित्र के यहाँ ये बना दिया गया है और इसके जो भी है यहाँ पर लिख दिया गया है नल है। अब बालक ये कह रहा है कि पश्यतु देखो और कथयतु कहिए, देखिए और कहिए, माना कि ये इस प्रकार से एक चित्र बना दिया गया है, उस चित्र में यू बना दिया गया है। अब बच्चे से कहो बताओ बेटा ये किसका चित्र है, तो बच्चा बताएगा ये किसका चित्र है? कंदुकम, यानी कि ये बॉल का चित्र है। इस प्रकार से हमको बताना है, तो इसका राइट आंसर चित्र विधि हो जाएगा।
पठनम सर्वथा स्यात्, पठन हमेशा कैसा होता है, तो पठन हमेशा अर्थ ज्ञान पूर्वक होता है। क्लियर ना। सदैव मूल्यांकनम क्रियते, सदैव मूल्यांकन किया जाता है छात्र के समक्ष, प्राचार्य के समक्ष, अभिभावक के समक्ष या कोई नहीं। तो मूल्यांकन जो हमेशा किया जाना चाहिए वो किसके समक्ष किया जाना चाहिए, छात्र के समक्ष किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों की कमजोरी को उसके सामने ही आंका जा सके। अगला प्रश्न है संस्कृत शिक्षणम प्रति अभिरुचि उत्पादनार्थम एको अध्यापक करोति। संस्कृत शिक्षण के प्रति अभिरुचि उत्पन्न करने के लिए एक अध्यापक करता है। संस्कृत काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन बिल्कुल करना चाहिए। संस्कृत शिक्षण प्रभावशाली बनाना चाहिए। समस्या पूर्ति के समाधान के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन बिल्कुल करना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर 4 हो जाएगा। एको छात्र अशुद्ध उच्चारणम करोति, एक छात्र अशुद्ध उच्चारण करता है। परीक्षणे ज्ञापयति, परीक्षण पर पता चलता है। यत की तस्य बालकस्य कंठोच्चारण स्थाने, कि कंठ रूपी उच्चारण स्थान में कहीं दोष दिखाई दे रहा है। तो बराबर प्रयत्न लाघवम के कारण वह शुद्ध कर रहा है, नहीं। भावातिरेक, भावनाओं की अधिकता हो जाने के कारण कर रहा है, नहीं। प्रांतीय भाषा के प्रभाव के कारण कर रहा है, नहीं। तो बराबर जब वे कंठ, तालु, मूर्धा, जिह्वा, दंत, नासिका, ओष्ठ में कहीं अशुद्ध उच्चारण का कारण बनता है, तो ये सब कौन आ जाता है, शारीरिक दोष पड़े जाते हैं। पाठ योजना निर्माण के समय, पाठ योजना निर्माण समय सर्वप्रथमम पाठस्य, पाठ योजना निर्माण के समय सर्वप्रथम पाठ के क्या, पाठ के उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं। आंतरिक और बाह्य च मूल्यांकन प्रमाण पत्रे पृथक पृथक चिन्हितम कर्तुम बलम प्रदत्तम, यानी कि आंतरिक और बाह्य जो मूल्यांकन होते हैं इनके प्रमाण पत्र के पृथक पृथक अंक तालिकाएं दी जाएं, चिन्हित किया जाए। यह जो बात की थी वह की थी VKRB राव समिति के द्वारा 1971 में कही थी। VKRB राव समिति ने कहा था कि बालक का जो आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन किया जा रहा है उसके अलग अलग प्रमाण पत्र दिए जाने चाहिए। अगला प्रश्न बनता है 10वीं कक्षा या छात्रा सुधा, यानी कि 10वीं कक्षा की जो छात्रा सुधा है वो पूर्व ज्ञानेन योजित्वा, पूर्व ज्ञान से जोड़कर नूतन पाठ्य पढ़ती, नया पाठ पढ़ती है। अस्मिन दशायाम, इस दशा में छात्रा शिक्षण से खाली जगह सिद्धांत से पालनम करोति, एक छात्रा है सुधा, वह पूर्व ज्ञान से जोड़ करके नए पाठ को पढ़ रही है। इस दशा में छात्रा शिक्षण के अभिरुचि के सिद्धांत का पालन कर रही है, ये आपको उत्तर देना होगा। फिर ये कह रहा है खाली जगह प्रत्यय स्मरणम प्रत्यभिज्ञानम च समाविष्टम भवति, यानी कि प्रत्यय स्मरण और प्रत्यभिज्ञान जो समाविष्ट होते हैं वो ज्ञानात्मक पक्ष में होते हैं। बालक प्रथमम अंत्य च क्रियाम करोति, बालक सबसे पहले कौन सी क्रिया करता है, L, S, R और W। पहले तो वो श्रवण की करता है, अंत में किसकी करता है, लेखन की। तो पहले कौन की करेगा, श्रवण की, और अंत में किसकी करेगा, लेखन की। अशुद्धि निवारणम भवति, अशुद्धि निवारण, वाक्य संशोधन करते हुए अशुद्धि का निवारण होता है, बिल्कुल होता है। व्यवहार विधि माध्यमेन, व्यवहार वार्तालाप विधि के माध्यम से संशोधन होता है, बिल्कुल होता है। निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण का सहारा लेकर के भी अशुद्धि संशोधन होता है, बिल्कुल होता है। इसलिए राइट आंसर क्या पढ़ा जाए, सर्वे। अगला प्रश्न जांचते हैं, हर्बर्टे विधौ कति सोपानानि सन्ति, हर्बर्टे विधि में कितने सोपान है, तो राइट आंसर क्या आया, 5। कितने आगे, 5, ये 5 उत्तर आ जाएगा। इसके बाद में प्राचीन भारतीय शिक्षाया आधारभूत आसीत, प्राचीन भारत में जो शिक्षा का आधारभूत अंग था वो क्या था, गुरु और शिष्य के बीच मधुर संबंध हो जाते थे, बिल्कुल हो जाते थे। शिक्षा में भौतिकता का समावेश नहीं था, तकनीकी शिक्षा का समावेश नहीं था, और न किमपि होगा नहीं। टीका विधेय द्वितीय नाम किम, टीका विधि का दूसरा नाम क्या है, तो टीका विधि का दूसरा नाम होता है समन्वयक विधि। श्रुत लेखने बाल का नाम, श्रुत लेख लिखने से बालकों की क्या बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। यहाँ पर यह हास देने के कारण उत्तर गलत हो गया, यहाँ पर न देने के कारण उत्तर गलत हो गया। अगला कह रहा है ये प्रीणीयेत सुचरितै पितरम स पुत्रो यद भर्तुएव हितम इच्छति तत्कलत्रम यन मित्रम आपदि सुखे च संक्रियेव एतत् त्रयम् जगति पुण्य कृतो लभन्ते। ये कहा यह प्रीणीयेत सुचरितै, यह मानी जो प्रीणीयेत मानी प्रसन्न करता है, सुचरितै अपने चरित्र से, पितरम मानी पिता को, सह मानी वह, पुत्रो पुत्र जो अपने अच्छे चरित्र से पिता को खुश कर रखता है वही पुत्र है।
यद भर्तुएव हितम इच्छति तद कलत्रम, जो अपने पति का हित चाहती है वही पत्नी है। कलत्रम पत्नी को कहा। यन मित्रमापदी सुखे च समक्रियेव, वही मित्र है जो सुख और दुख में समान रहता है। एतत् त्रयम्, ये तीनों जगती संसार में पुण्य कर्तो लभन्ते, पुण्य करने वाले लोगों को ही प्राप्त होते हैं, या पुण्य करने वाले लोग ही इनको प्राप्त करते हैं, ये इन्होंने कहा। प्रस्तुत पद्यांश से छंद नाम निर्देशनम करो, तो प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा छंद प्रस्तुत हुआ है, तो उत्तर आएगा वसंतिल का छंद। जगती इत्यत्र काव्य विभक्ति प्रयुक्तम, जगती में कौन सी विभक्ति है, जगती में सप्तमी है। एक बात याद रखना चाहिए, यदि किसी शब्द में छोटा ती या छोटा नी, ये छोटा वी या छोटा ई या अस्मिन जैसी ध्वनि आई हो, वहां पर हमें सप्तमी विभक्ति का एक वचन समझना चाहिए। यहाँ पर ती आया है जगती में, तो ती आया है तो ती के कारण सप्तमी के एक हो गया। लभन्ते इत्यत्र कह लकार प्रयुक्तम, लभन्ते में कौन सा लकार प्रयुक्त हुआ है, अते एते अंते, तो बराबर ये लट लकार प्रयुक्त हुआ है आत्मने पद में। लभन्ते आत्मने पद में प्रयुक्त हुआ है। अगला सवाल है पश्य लाक्षारसा सिक्तम तत् च रक्तम चरणम द्वयम, ये कह रहा है पश्य माने देखो, लाक्षारस से युक्त जो चरण हैं वे दोनों चरण उसके लाल रंग से दिखाई दे रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ है, तो ये अर्थ कह रहा है उसके दोनों चरणों को देखो, उसके दोनों चरणों को देखो लालिमा से युक्त दिखाई दे रहे हैं, यानी कि उसने दोनों चरणों को लाल नहीं किया है लेकिन फिर भी वो लालिमा से दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कौन सा अलंकार सिद्ध होता है, विभावना अलंकार सिद्ध होता है। अक प्रत्याहारे कति वर्णा भवंती, अक प्रत्याहार में हमको जानना चाहिए ए ई उ ने, री लिरी और ये कै, री लिरी कै, तो अक में हमको समझना है ए ई उ री और लिरी, कितने वर्ण हो गए, 5। राइट आंसर 5 पढ़ा जाए। प्रतिभा सरलाया पटुतरा अस्ति, प्रतिभा सरला से पटु है, पटुतरा है। वाक्य अस्मिन विशेष पद, विशेष पद कौन है, पटुतरा तो विशेषण हो गया, ये पटुतरा तो कौन हो गया, ये विशेषण हो गया। अब ये विशेषण किसका है, तो प्रतिभा का है, तो बराबर राइट आंसर क्या पढ़ा जाए, प्रतिभा पढ़ा जाए। इसके बाद अगला सवाल, एदई तो कंठ तालु, ये आंसर आएगा। राकेश से प्रातः 8:20 पर विद्यालय में गच्छति, विद्यालय जाता है। अस्मिन वाक्य समय निर्धारणम कृत्वा रिक्त स्थानम पूर्यत, इस वाक्य में समय निर्धारण करके रिक्त स्थान को पूरा किया जाए। तो ये कह रहा है 8:20, कितने मिनट ज्यादा हो गई, यानी कि 20 मिनट ज्यादा हो गई, कितने बजने में, 8 बजने में, तो बराबर प्रातः है, ये सुबह के समय की बात है, प्रातः विंशति कलोत्तर 20 मिनट अधिक हो गई, अष्टवादने 8 बजने में, तो राइट आंसर क्या पढ़ा जाए, यही पढ़ा जाए। वह देशांतर रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका चौथा विकल्प सही है कि ये बेनिन से नहीं गुजरती है, इंग्लैंड से गुजरती है, टोगो से गुजरती है, घाना से गुजरती है। बहुत शानदार प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद है आपके 92, प्रदीप्त वृत्त का निर्माण पृथ्वी की किस गति के कारण होता है, ठीक है ना। आप जानते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ ये जो रेखा होती है इसको इल्यूमिनस सर्किल बोलते हैं। कौन सा सर्किल बोलते हैं, इल्यूमिनस सर्किल, या हम इसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। और ये जो प्रदीप्त वृत्त होता है ये दिन और रात का क्या करता है, निर्धारण करता है। और दिन और रात आपके किस गति के कारण बनते हैं, घूर्णन गति या परिभ्रमण गति के कारण। इसलिए इस क्वेश्चन का पहला आंसर सही होगा कि घूर्णन गति के कारण। इसके बाद में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैपरेल व मौकी वनस्पति किस प्रकार के जलवायु कटिबंध में पाई जाती है, कि कहाँ ये पाई जाती है। तो इसका दूसरा विकल्प सही होगा कि ये भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों में मिलती है। और आपको ये और बता दूं कि भारत में नागार्जुन सागर बांध, भीलवाड़ा में भी अब चपरेल वनस्पति लगाई जाएगी, क्योंकि इससे सेंट बनता है, स्प्रे बनता है। तो भारत में भी अब इसका प्रयास किया जा रहा है और वैसे ही भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में मिलती है। इसके बाद है समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर वायुदाब घटकर 1/4 हो जाता है। तो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर जाकर वायुदाब घटकर 1/4 हो जाता है, तो 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर। कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर, 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो यहाँ इसका चौथा विकल्प आपके क्या है, सही है। इसके बाद में नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है कि उपसौर की स्थिति में और अपसौर की तुलना में पृथ्वी को कितनी प्रतिशत ऊष्मा अधिक प्राप्त होगी। तो 7%। यहाँ पे चौथा विकल्प आपके सही है कि 7% ऊष्मा अधिक प्राप्त होगी।
फिर निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल में सम्मिलित है? ये 96वां क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसका तीसरा विकल्प सही है कि सभी जैव व अजैव जीव जो हैं वो जैव मंडल में क्या है? सम्मिलित हैं। इसके बाद है मर्ग घास के क्षेत्र पाए जाते हैं, तो मर्ग घास के क्षेत्र लघु हिमालय में पाए जाते हैं। तो 97 क्वेश्चन है, इसका तीसरा विकल्प सही है कि लघु हिमालय में जो घास के मैदान मिलते हैं उनको मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग आपने सुना होगा। और ऐसे ही घास के मैदान यदि आपके उत्तराखंड में मिले तो उनको बुग्याल एवं प्यार कहते हैं। उत्तराखंड में मिलते हैं तो उनको क्या कहते हैं? बुग्याल एवं प्यार। और यहाँ मिलते हैं तो उनको क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं, गुलमर्ग और सोनमर्ग। इसके बाद में है कामोरटा, तिलांचांगा व तरासा द्वीप स्थित है। ये कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो ये ध्यान में रखना है कि कामोरटा, तिलांचांगा व तरासा द्वीप जो है ये कार निकोबार द्वीप समूह में मिलते हैं। कहाँ विस्तृत है? कार निकोबार। तो यहाँ पर 98 क्वेश्चन का भी तीसरा विकल्प आपके क्या होगा? सही होगा। इसके बाद है कि 99 क्वेश्चन के दक्षिण का उद्यान कहा जाने वाला तंजावुर जिला अवस्थित है, तो ये कावेरी नदी के डेल्टा में स्थित है। ठीक है, कि दक्षिण का उद्यान कहा जाने वाला तंजावुर जिला, 99 जो क्वेश्चन है इसका दूसरा विकल्प सही होगा, क्योंकि तमिलनाडु में है और कावेरी नदी के डेल्टाई भाग में है। इसके बाद है निम्न में से सुमेलित नहीं है। खेजली बलिदान, अमृता देवी बिल्कुल सही है। चिपको आंदोलन, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी और सुंदर बहुगुणा, ये तीनों लोग इसमें क्या थे? सम्मिलित थे। सुंदरलाल बहुगुणा, ये लोग इसमें सम्मिलित थे। इसके बाद में आपके नेक्स्ट में जो विकल्प है एपिको आंदोलन, तो बिल्कुल बहुगुणा। ठीक है, तो तीन लोग इसमें सम्मिलित थे, उसमें चंडी प्रसाद भट्ट भी था। और एपिको आंदोलन पांडुरंग हेगड़े, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है इससे मेधा पाटेकर रही हैं। कौन रही हैं? मेधा पाटेकर जो है इससे सम्मिलित रही हैं। कैलाश सांकला नहीं रहे। कैलाश सांकला जो है इस आंदोलन से कोई संबंध नहीं रहा, वो तो टाइगर मैन कहे जाते हैं। सेव द टाइगर अभियान चलाया। तो 100 क्वेश्चन का चौथा विकल्प आपके क्या है? सही होगा। इसके बाद आपके 101वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किस प्रकार के खनिज के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार नहीं है? ये जो क्वेश्चन है, वैसे तो ये क्वेश्चन काफ़ी सही है, लेकिन इसमें हमने हमारी तरफ से आपको बोनस दिया है। ठीक है, क्या दिया है? बोनस, क्योंकि वहाँ उस समय थोड़ा सा उलटफेर हुआ था। और लेकिन वैसे हम देखें कि एकाधिकार नहीं रखता तो मैग्नीज में नहीं रखता। किसमें नहीं रखता? मैग्नीज। लेकिन इस क्वेश्चन में 101 क्वेश्चन में आपको बोनस दिया गया है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, इसके बाद में 102 जो क्वेश्चन है वह किशनगढ़, अजमेर, नसीराबाद के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो NH 448। ठीक है, तो यहाँ 102 क्वेश्चन का तीसरा विकल्प आपके क्या होगा? सही होगा। इसके बाद में भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कि भारत की संविधान सभा को गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो 103 जो क्वेश्चन है इसका जो है दूसरा विकल्प आपके सही होगा, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। फिर आपके 104 जो क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है मौलिक अधिकारी के दुरुपयोग पर रोक, मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाना, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना और कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना। तो 104 क्वेश्चन का तीसरा विकल्प आपके क्या होगा? सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प मित्रों आपके सही होगा। इसके बाद में क्वेश्चन है 105 कि किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? कि कब बना? तो 105वां जो क्वेश्चन है इसका तीसरा विकल्प सही होगा 1950 में, मतलब 26 जनवरी 1950 से, तो 1950 यहाँ विकल्प सही होगा। बहुत शानदार क्वेश्चन आपके एक्सपर्ट ने बनाया है। फिर निम्नलिखित में कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? भाषण व अभिव्यक्ति का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, पुरुषों एवं स्त्रियों को समान काम के लिए समान वेतन पाने का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो 106 जो क्वेश्चन है इसका तीसरा विकल्प सही होगा, जो सबसे बड़ा विकल्प। ऐसे हम कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि ज़्यादातर कई बार ये आंकड़े के ये जो अंदाज है ना वो ठीक बैठ जाता है, लेकिन ध्यान में रखना है यहाँ पे पुरुषों एवं स्त्रियों के समान काम के लिए समान वेतन पाने का अधिकार, ये विकल्प यहाँ पे सही होगा। 106 क्वेश्चन का तीसरा विकल्प मित्रों क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद 107वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि मंत्री मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारित करेंगे, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारित करेंगे,
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। मुख्यमंत्री की पदावधि विधानसभा के कार्यकाल की समवर्ती होती है। सही कथनों वाले कूट की पहचान कीजिए कि इसमें पहला और दूसरा सही है कि दूसरा तीसरा सही है कि तीसरा और चौथा सही है कि दूसरा और चौथा सही है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि यहाँ पर दूसरा और तीसरा जो है ना, ये दोनों जो कथन है वो क्या है, सही है, ठीक है, जबकि ये पहला और चौथा जो कथन है वो क्या है, गलत है। ठीक है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारित करेंगे और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति क्या होती है, उत्तरदायित्व होती है। ठीक है, इसके बाद है वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांतों को पहली बार त्यागा गया। ठीक है, A.N. रे, H.M. बेग, B.P.N. भगवती और S.S. सीकरी। ठीक है ना, तो ये 108वां जो क्वेश्चन है बड़ा शानदार आपके प्रश्न आए, इसका पहला विकल्प सही है A.N. रे। ठीक है ना, इसके बाद 109 क्वेश्चन है कि नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? मोरारजी देसाई, P.V. नरसिम्हा राव, राजीव गांधी और B.P. सिंह। कि भाई प्रधानमंत्री जो है संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था, कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो सदस्य नहीं थे, तो वो है P.V. नरसिम्हा राव। तो 109 क्वेश्चन का दूसरा विकल्प आपके क्या होगा, सही होगा। इसके बाद 110 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? ठीक है, अब इसमें अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 117, 110 जो क्वेश्चन है इसका दूसरा विकल्प सही होगा, अनुच्छेद 105। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही होगा, 2 नंबर विकल्प सही होगा। इसके बाद में 111 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? कि मतदाता दिवस का शुभारंभ किसने किया? प्रतिभा देवी पाटिल, प्रणब मुखर्जी, APJ अब्दुल कलाम, मनमोहन सिंह, किसने किया राष्ट्रीय मतदाता दिवस का? बहुत शानदार ये प्रश्न है। तो इसका जो शुभारंभ है वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने किया, ये राष्ट्रपति थी तब ये आपके किया गया था राष्ट्रीय मतदाता दिवस का। तो 111वां जो क्वेश्चन है इसका पहला विकल्प आपके मित्रों क्या होगा, सही होगा। कौन सा विकल्प? पहला विकल्प सही होगा, तो ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में 112वां जो क्वेश्चन है वह है कि BVPAT का पूरा नाम क्या है? ठीक है ना, कि BVPAT का पूरा नाम क्या है? कि वोटर्स वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटर वेरीफाइबल पेपर एडवांस ट्रेल, वोटर विजिबल पेपर ऑडिट ट्रेल, नन ऑफ दीज सबू। कि BVPAT का पूरा नाम क्या है? बहुत शानदार प्रश्न है, क्योंकि हम BVPAT बार बार सुनते हैं जब मतगणना होती है, लेकिन इसका पूरा नाम भी तो कोई होता होगा। तो 112वां जो क्वेश्चन है इसका पहला विकल्प आपके सही होगा कि वोटर्स वेरीफाइबल एंड पेपर ऑडिट ट्रेल इसका पूरा नाम है। ठीक है ना, फिर आपके चुनाव क्वेश्चन नंबर 113 है, 112 का पहला विकल्प सही है। 113 जो क्वेश्चन है, चुनाव विभाग द्वारा प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए किस अधिकारी को नियुक्त किया जाता है? तो ऐसे कौन से अधिकारी को नियुक्त करते हैं? जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, BLO, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 113वां जो क्वेश्चन है इसका जो है तीसरा विकल्प आपके सही है कि BLO को। ठीक है ना, इसके बाद में आपके आता है कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए कौन सा कानून लागू किया गया है? कि ऐसा कौन सा कानून आपके लागू किया गया है? तो इसका तीसरा विकल्प सही है PC एंड PNDT 1994। तो 114 क्वेश्चन का तीसरा विकल्प आपके क्या होगा, सही होगा। इसके बाद में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 कि निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा वासियों द्वारा अफगानिस्तान क्षेत्र में आयात किया जाता था? मन के, लाजवर्द मणि, कपास, तांबा, क्या किया जाता था? तो 115वां जो क्वेश्चन है इसका दूसरा विकल्प सही होगा कि लाजवर्द मणि। ठीक है ना, कि अफगानिस्तान क्षेत्र में क्या किया जाता था, आयात किया जाता था, लाजवर्द मणि को किया जाता था। फिर 116 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा के नगर दुर्ग का स्थूल रूप से आकार था? वर्गाकार, समांतर चतुर्भुज, आयताकार और वृत्ताकार। तो 116वां जो क्वेश्चन है इसका तीसरा विकल्प आपके सही है कि आयताकार। इसके बाद में आपके हैं मगध की पहली राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह, पटना, नालंदा, भागलपुर। तो मगध की जो पहली राजधानी है वह आपके कहाँ थी? राजगृह थी। 117वें क्वेश्चन का पहला विकल्प सही होगा। 118वां क्वेश्चन है कि राज्य को सप्तांग राज्य के रूप में परिभाषित करने वाली प्रथम भारतीय पुस्तक कौन सी है? अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, मुद्रा राक्षस, हर्षचरित। ठीक है, तो 118वां जो क्वेश्चन है इसका पहला विकल्प सही होगा, अर्थशास्त्र। ठीक है ना, ये ध्यान में रखना। 118वें क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला सही होगा। इसके बाद में 119वां जो क्वेश्चन है वह हाथी के
स्तंभ शीर्ष वाला अशोक का स्तंभ कहाँ मिला? संकीसा, रामपुरवा, कौशाम्बी, सांची। ठीक है ना। तो इसका जो है ये है वो आपके संकीसा में मिले। तो 119वां जो क्वेश्चन है उसका पहला विकल्प आपके क्या होगा? सही होगा। इसके बाद है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। चौथा इसका विकल्प सही होगा। 120वें क्वेश्चन का चौथा नंबर का विकल्प सही है। इसके बाद 121 है राणा कुंभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया, उन्होंने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिएगा। केवल एक सही, केवल दो सही, एक व दो दोनों सही, न तो एक और नहीं दो। तो 121वां जो क्वेश्चन है इसका पहला विकल्प आपके क्या होगा? सही होगा। केवल एक सही है, केवल एक क्या है? सही है। इसके बाद में 122वां क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने मुगलों के साथ कभी युद्ध नहीं लड़ा, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने का निर्णय लिया, मारवाड़ के शासक से मुगलों के साथ मध्यस्थता करने का अनुरोध किया और मुगलों के साथ गुरिल्ला युद्ध का रास्ता अपनाया। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपके एक्सपर्ट ने बनाया है। और 122वें क्वेश्चन का चौथा विकल्प कि मुगलों के साथ गुरिल्ला युद्ध का रास्ता अपनाया था किसने? महाराणा प्रताप ने। ठीक है। तो 122वें क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही होगा? चौथा विकल्प सही होगा। इसके बाद में दक्षिण भारत के नायनार किसके भक्त थे? नायनार किसके भक्त थे? शक्ति संप्रदाय, तंत्र संप्रदाय, विष्णु और शिव। तो 123वां जो क्वेश्चन है इसका चौथा विकल्प आपके क्या होगा? सही। ये शिव के भक्त थे। भारत में सर्वप्रथम कपड़ा मिल किसने शुरू की? तो आप जानते हैं कि भारत में सर्वप्रथम कपड़ा मिल जो शुरू करने का श्रेय जो जाता है वो आपके जाता है, किसको जाता है? कोवास जी नाना भाई को जाता है। किसको जाता है? कोवास जी नाना भाई या कवास जी दावर जिन्हें कहा गया था उनको जाता है, जिनको नाना भाई भी कहा गया। ठीक है। 125वां जो क्वेश्चन है वह पूना सार्वजनिक सभा किसने संगठित की? ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, पीवी सावंत, एम.के. गांधी, एम.जी. रानड़े कि पूना सार्वजनिक सभा किसने संगठित की? बहुत शानदार आपके प्रश्न है। इसका चौथा विकल्प सही है, एम.जी. रानड़े ने। ठीक है। फिर आपके स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई? 1885, 1889, 1891, 1899 कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? तो 126वां जो क्वेश्चन है इसका चौथा विकल्प सही है, 1897 ईस्वी में। ठीक है ना। इसके बाद में आपके नेक्स्ट है 127वां क्वेश्चन कि बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है ब्याज की बाजार दर, निवेश की दर, नगद आरक्षण अनुपात और ऋण देने वाले बैंक। तो 127वें क्वेश्चन का पहला विकल्प आपके सही होगा कि ब्याज की बाजार दर। फिर आपके ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत जो है वो किसने प्रतिपादित किया? तो 128वां जो क्वेश्चन है इसका चौथा विकल्प आपके सही होगा कि दादा भाई नौरोजी। किसने दिया? कि दादा भाई नौरोजी ने दिया। फिर 129वां क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहारों की निम्न में से कौन सी राजधानी नहीं थी? कन्नौज, थानेश्वर, मेड़ता और भीनमाल। गुर्जर प्रतिहारों की जो राजधानी नहीं थी। तो 129वें क्वेश्चन का दूसरा विकल्प सही है, थानेश्वर। कौन सी है? थानेश्वर। इसके बाद में प्रजामंडल व उसके अध्यक्ष के संबंध में असंगत है। प्रजामंडल और अध्यक्ष, प्रजामंडल जैसे सिरोही, डूंगरपुर, जयपुर, मेवाड़, अध्यक्ष हैं गोकुल भाई भट्ट, भोगीलाल पांड्या, कांतिलाल चौथानी और बलवंत सिंह मेहता कि इनमें से कौन सा संगत है? ठीक है। एक तरफ प्रजामंडल है, एक तरफ अध्यक्ष हैं। आप जानते हैं प्रजामंडलों के तो 100% ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में रीट के में, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ही आपके लिए रखता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। और 130वें क्वेश्चन का तीसरा विकल्प आपके क्या होगा? सही है कि ये असंगत है। बाकी तो इन लोगों ने डूंगरपुर प्रजामंडल भोगीलाल पांड्या, सिरोही गोकुल भाई भट्ट, मेवाड़ बलवंत सिंह मेहता, लेकिन जयपुर प्रजामंडल में कांतिलाल चौथानी सम्मिलित नहीं थे, उसके अध्यक्ष भी नहीं रहे ये। तो ये ध्यान में रखना है, तीसरा विकल्प आपकी क्या होगा? सही होगा। फिर है राजस्थान एकीकरण के समय डॉक्टर हरिभाऊ उपाध्याय कहाँ के मुख्यमंत्री थे? एकीकरण का जब समय था तो हरिभाऊ उपाध्याय कहाँ के मुख्यमंत्री थे? बहुत शानदार प्रश्न है। मारवाड़, मेवाड़, मत्स्य संघ और अजमेर कि भैया ये कहाँ के थे? तो ये जो हैं आपके अजमेर के जो हैं मुख्यमंत्री थे। कहाँ के मुख्यमंत्री थे? अजमेर के, डॉक्टर हरिभाऊ उपाध्याय। बहुत दिग्गज नेता हुए हैं अपने समय के। फिर है सामाजिक सौहार्द के प्रतीक एवं एक हाथ में भाला और दूसरे हाथ में तंदूरा शक्ति व भक्ति के प्रतीक के रूप किसे पूजा जाता है? रामदेव जी, पाबू जी, तेजा जी और गोगा जी। तो 132वां जो क्वेश्चन है ना इसका पहला विकल्प आपके सही होगा, रामदेव जी। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर 133वां क्वेश्चन कि राजस्थान में भक्ति एवं समाज सुधार का अलग जगाने वाला संत है? जाम्बू जी, संत पीपा, संत धन्ना, संत दादू, जिसमें भक्ति एवं समाज सुधार का अलग जगाया
बहुत शानदार प्रश्न आपके एक्सपर्ट ने बनाया है कि संत पीपा, तो दूसरा विकल्प आपके क्या होगा, सही होगा। इसके बाद है समराथल नामक स्थान किससे संबंधित है? पीपा, जाम्बूजी, जसनाथ जी और रामचरण जी। ये समराथल किससे संबंधित है? तो 134वें क्वेश्चन का दूसरा विकल्प सही है कि जाम्बूजी। किससे है? जाम्बूजी से। फिर आपके है 135वां क्वेश्चन कि संत दादू के शिष्यों की संख्या 152 थी, जिन्हें भारतीय इतिहास में कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? 52 नियम, 52 स्तंभा, ये सभी कहा जाता है। तो ये 135वां जो क्वेश्चन है ना, इसका तीसरा विकल्प सही होगा। कौन सा सही होगा? तीसरा विकल्प, कि उनको 52 स्तंभा कहा जाता है। संत दादू के शिष्यों की संख्या 152 थी, तो उनको क्या कहा जाता है? 52 स्तंभा। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना। संत दादू के एक शिष्य थे संत सुंदरदास जी, जो दौसा से हुए थे। फिर पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? ठीक है, 136 लीलन, केसर कालमी, किरण कावरा और लीलकर। तो पाबूजी की घोड़ी बहुत शानदार प्रश्न है कि उसको केसर कालमी कहा गया। लीलन किसकी थी? वीर तेजा जी की घोड़ी को लीलन कहा गया, और पाबूजी की घोड़ी को केसर कालमी कहा गया। फिर एक कजली तीज का मेला कब लगता है? भाद्र शुक्ल तृतीया, भाद्र कृष्ण तृतीया, चैत्र कृष्ण द्वितीया और सावन शुक्ल तृतीया। तो 137वां जो क्वेश्चन है, इसका आपके दूसरा विकल्प से होगा कि भाद्र कृष्ण तृतीया को कजली तीज का क्या बढ़ता है? मेला लगता है। इसके बाद है 138वां क्वेश्चन कि थाकना शैली का संबंध किस नृत्य से है? कि थाकना शैली का संबंध किस नृत्य से है? गिंदाड़, ढोल, चंग, बिंदौरी। कितना शानदार प्रश्न बनाया एक्सपर्ट ने, बहुत बढ़िया प्रश्न है मित्रों। तो 138वां जो क्वेश्चन है ना, इसका दूसरा विकल्प सही है कि ढोल नृत्य से। किससे? ढोल नृत्य से। फिर आपके एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में राजस्थानी भाषा की मिसाल किसे कहा गया? मोतीलाल मेमारिया, नरोत्तम स्वामी, सीताराम लालस और ब्रजसेन सूची। तो 139वां जो क्वेश्चन है, इसका तीसरा विकल्प आपके क्या है? सही है कि सीताराम लालस। ठीक है ना, हाँ, इन्हें राजस्थानी भाषा की मिसाल कहा गया। फिर है पाठ्य चर्चा कलाकार के हाथों में वह साधन है जिसमें वह पदार्थ को अपने आदर्श के अनुसार अपनी चित्रशाला में चित्रित करता हो। क्रो एंड क्रो का, कनिंगम का, टेवा का और किलपैट्रिक का। तो 140वां जो क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा कनिंगम का। फिर आपके आता है कौन सा बैंक कृषि व ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है? SBI, RBI, IFC, नाबार्ड। भाई ऐसा कौन सा बैंक है? तो 141वें क्वेश्चन का चौथा विकल्प आपके क्या है? सही है कि नाबार्ड। फिर है पहचानना कार्यसूचक क्रिया का संबंध है, किससे है? ज्ञान, कौशल, अभिरुचि और अवबोध। भाई किससे आता है? तो 142वां जो क्वेश्चन है, इसका पहला विकल्प सही है कि ज्ञान से है। फिर है प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादक है, बहुत शानदार प्रश्न है, और इसका तीसरा विकल्प आपके सही होगा रिचर्ड सचमैन। कौन है? रिचर्ड सचमैन, जिन्होंने प्रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का क्या किया? प्रतिपादन किया। ठीक है ना, ओके। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 144, सामाजिक अध्ययन अध्यापन की प्रमुख समस्या है। क्या ऐसी प्रमुख समस्या? 144वां क्वेश्चन, इसमें हमने आपको बोनस दिया है। क्या दिया? 144वें क्वेश्चन में बोनस दिया है, ये आप ध्यान में रखना। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बोनस आपको दिया गया है। ठीक है। फिर भारत में सामाजिक अध्ययन कब प्रारंभ हुआ? कब प्रारंभ हुआ? 1953 के बाद से, 1963 के बाद से, 1961 के बाद से, 1871 के बाद से। तो 145वां जो क्वेश्चन है, इसका पहला विकल्प सही है कि भारत में सामाजिक अध्ययन 1953 के बाद से प्रारंभ हुआ। सामाजिक अध्ययन कब से प्रारंभ हुआ? तो ध्यान में रखें, 1953 के बाद से क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। ठीक है। इसके बाद आपके 146वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पद अभिक्रमित अनुदेशन विधि से संबंधित नहीं है? ठीक है ना, स्वगति, बृहद पद, शुम परीक्षण और पुनर्वलन। तो 146वां जो क्वेश्चन है, इसका दूसरा विकल्प सही है कि बृहद पद। ठीक है, कि निम्न में से कौन सा पद अभिक्रमित अनुदेशन विधि से संबंधित नहीं है? तो वो बृहद पद नहीं है, तो यहाँ इसका दूसरा विकल्प सही होगा। फिर है मूल्यांकन परीक्षणों में शिक्षण के सभी पहलू ज्ञान, बोध, कौशल, अभिरुचि, ज्ञानोपयोग को शामिल करना किस लक्षण का परिचालक है? ठीक है ना, विवेककारिता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता और व्यवहारिकता। तो 147वां जो क्वेश्चन है, इसका तीसरा विकल्प सही है कि व्यापकता से, ठीक है ना, आपके संबंधित है। तो तीसरा विकल्प 147 का सही है। फिर 148 उपलब्धि परीक्षण की उपयोगिता है। छात्र वर्गीकरण में सहायक, निदानात्मक शिक्षण में सहायक, चयन में सहायक, उपयुक्त सभी। ये आपके बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो 148वें क्वेश्चन का चौथा विकल्प सही होगा कि ये सब कुछ सहायक है। उपलब्धि परीक्षण की उपयोगिता, छात्र वर्गीकरण में भी ये सहायक होती है, निदानात्मक शिक्षण में जो निदान करते हैं उसमें भी ये सहायक होती है,
चयन में भी इसे सहायक माना जाता है। तो चारों विकल्प इसके क्या होंगे, सही होंगे। फिर कक्षागत विकास में शिक्षण अधिगम, सहायक सामग्री के उपयोग का शिक्षार्थी को जो प्रमुख लाभ मिलता है वह है कि ज्ञानेंद्रियों का समुचित प्रशिक्षण होना, प्रयत्नमूलक पक्ष का प्रशिक्षण होना, अध्ययन प्रक्रिया को गति प्राप्त करना, एकाग्रता एवं ग्रहणशीलता सहज होना। तो 149वें क्वेश्चन का चौथा विकल्प आपके क्या होगा, सही होगा कि एकाग्रता एवं ग्रहणशीलता का क्या होना, सहज होना। फिर इसके बाद में अनुभव शंकु का प्रतिपादन करने वाले एडगर डेल का संबंध किस विश्वविद्यालय से है। किस विश्वविद्यालय से एडगर डेल हुए हैं, बहुत बड़े विद्वान हुए, कोलंबिया, स्टैनफोर्ड, ओहियो, शिकागो। 150वां जो क्वेश्चन है इसका तीसरा विकल्प सही है कि ये ओहियो विश्वविद्यालयों से इनका क्या रहा है, संबंध रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम आपके बीच इनके सॉल्यूशन और इनके आंसर की जो संशोधित करके या रिवाइज करके हम जो आप लोगों के बीच लेकर आते हैं उपस्थित होते रहेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और आप इसी तरह से हमारे प्रयास परिवार के साथ जुड़े रहें और जो प्रयास के साथ जुड़ गया यूँ मानो कि उसको सफलता की उसने ऊंचाइयों को छू लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।